थॉमनिशियन ट्रेडर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मार्क डोक्सा के मुंह से यो जुंगक्युक नाम सुनकर कहता है कि न जाने उसे ऐसा लग रहा था कि उसने इस यो जुंगक्युक नाम को पहले कहीं सुन रखा था कि तभी पीछे खड़ी आइलिन बताती है कि अभी इतना खुश होने की जरूरत नहीं थी, जैसे वो अभी से उनका साथी बन चुका था। और फिर आइलिन उससे पूछती है कि आखिर वो उस पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि वही गार्डियन था, जिस पे मार्क समझता है कि आइलिन को शक था कि वो ड्यूक का इन्फॉर्मेंट भी हो सकता था। पर डोक्सा बताता है कि उसे पूरा यकीन था कि वो बंदा गार्डियन था और इसलिए वो उसका स्वागत करता है रेवोल्यूशनरी आर्मी में। और फिर वो बताता है कि ये बंदा उसकी डिक्लेरेशन बनाने के बाद ही सामने आया था, और अगर ये ड्यूक का इन्फॉर्मेंट होता, इन्फॉर्मेंट मतलब यानी जो ड्यूक को जानकारी देता, तो मार्क यहाँ पर इतनी जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता, क्योंकि आखिरी रेवोल्यूशनरी सिनेरियो 30 साल पहले था। पर आइलिन फिर भी समझाने की कोशिश करती है कि डोक्सा गलत नहीं था, पर इतना सबूत काफी नहीं था। पर हंसता डोक्सा कहता है, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये गार्डियन है, जैसा कि मैं बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम लैंडबर्ग के मैजिक इंजीनियर हो। जिस पर फिर आइलिन कहती है कि हाँ, सच ये बात भी थी कि आखिर उसे ये भी कैसे पता था कि डोक्सा असलान की तरफ इशारा करता कहता है कि वो इतना भी जानता था कि इस लड़के का असली नाम जांग हायंग था और ये धरती से आया था। जिस पे असलान भी चिल्लाता है कि डोक्सा ये बातें ऐसे ही किसी को नहीं बता सकता। जिस पे फिर वो कहते हैं कि क्या डोक्सा बाकी लोगों के एट्रीब्यूट्स को देख सकता था, और ये स्किल तो काफी अजीब सी थी, पर फिर भी ये एक अच्छी बात है क्योंकि इससे ये सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं बनती थी। और फिर फाइनली चैन की सांस लेती आइलिन बताती है कि अब इस चीज के साथ उनकी नकली रेवोल्यूशनरी की आर्मी तैयार हो चुकी थी। जिस पे माँ हैरान होता कहता है, नकली आर्मी है तुम्हारा क्या मतलब? जिस पे डोक्सा और आइलिन को याद आता है कि हाँ सच, उन्होंने माँ को अभी तक बताया थोड़ी ना था कि उनकी रेवोल्यूशनरी आर्मी नकली थी। और जानने के बाद मार्क जोर से चिल्लाता कहता है, क्या तुम रेवोल्यूशनरी नहीं हो? ये तो एकदम पागलपन है। एक नकली रेवोल्यूशनरी, एक बेचारा गार्डियन, सिविल काउंसिल की चेयरमैन और एक बेअकला बच्चा। जिस पे असलान को झटका लगता है और वो चिल्लाता कहता है कि ये बात अच्छी नहीं थी मार्क। और यहाँ मार्क उन्हें बताता है कि ये चीज कोई बच्चों का मजाक नहीं चल रही थी। पर डोक्सा हाथ खड़ा करता उन्हें लड़ने के लिए रोकता है और बताता है कि अब जो हो चुका था वो हो चुका था, अब बस उन्हें चिंता करनी थी कि उन्हें आगे क्या करना है। और फिर मार्क पूछता है कि डोक्सा के पास कम से कम कोई प्लान तो होगा। और बाद में मैं तो डोक्सा को डोक्सा बुला रहा हूँ, आपको याद रखना है कि बाकी सभी लोग उसे यो जुंगक्युक से ही जानते हैं फिलहाल के वक्त हो। और फिर डोक्सा उन्हें अपना प्लान बताने लगता है। एक मास्क को निकाल कर बताता है कि उसे सबसे पहले अपना चेहरा बदलना होगा, और ये उस इश्कबाज का चेहरा था जो कई औरतों के साथ संभोग करता मारा गया था। हाँ, क्या क्या समझाना पड़ता है मुझे आपकी वजह से। और यहाँ पर हम वापस सिटी में आते हैं जहाँ पर हान और सिलोक साथ में जा रहे थे। और सिलोक खान से पूछता है कि उससे हान को देखकर तो लगता था कि वो स्टार्टिंग से कोई डीमन स्पीशीज तो नहीं था, और वो जानना चाहता था कि आखिर हान कहाँ से आया था। जिस पे हान बताता है कि वो एक धरती नाम की जगह से आया था। जो सुन सिलोक बताता है कि हाँ, उसने धरती के बारे में पहले सुन रखा था क्योंकि वो एक्चुअली में फेमस जगह थी आजकल, खासकर इन चलते सिनेरियोस की वजह से। और फिर सिलोक से कहता है कि हान को डेमन ऑफ लस्ट और रोथ की ब्लेसिंग मिली थी, यानी हान धरती पे भी काफी मशहूर होगा। इसलिए वो जानना चाहता था कि हान ओरिजिनली था क्या, कोई ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर या कोई आंख मेज। जिस पे मुस्कुराता हान बताता है कि वो कुछ ऐसा ही कमाल का था, वो एक बड़ी सी कॉर्पोरेशन का डिपार्टमेंट का हेड था। और इसकी इन बातों से तो आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि आखिर हान हो कौन सकता है। पर सिलोक इस बड़ी कॉर्पोरेशन शब्द से कंफ्यूज था। जिस पे हान समझाता है कि अगर उसे समझाना पड़े वो एक नेबुला जैसा ही ग्रुप था। जिस पे सिलोक हैरान था कि क्या हान कोई कॉन्स्टलेशन था। जिस पे हान कहता है कुछ ऐसा ही। जिस पे सिलोक उसकी तारीफें करने लगता है कि तभी जब रास्ते में वो चल रहे थे उन्हें अपने सामने दिखता है कि आगे के अंदर आने के रास्ते को बंद किया जा रहा था। और सिलोक आकर पूछता ही है कि आखिर वो सब लोग क्या कर रहे थे। जिस पे वो आदमी से साफ बताता है कि वो रास्ते को बंद कर रहे थे और ये उनके चेयरमैन का ऑर्डर था, और कुछ टाइम तक कोई भी नोबल उनके सिटीजन रेजिडेंस एरिया में नहीं आएगा। जिस पे सिलोक गुस्सा होता कहता है चुपचाप इस बैरिकेड को हटाने के लिए, वरना वो सही यहीं बीच में से काट डालेगा। जिस पे वो आदमी एकदम पूरा कॉन्फिडेंस में उसे कहता है तुम्हारी हिम्मत है तो तुम कोशिश कर सकते हो। जिस पे सिलोक एकदम गुस्से में कह रहा था कि उन गधों को लग क्या रहा था कि बस अचानक एक रेवोल्यूशनरी आ गया था तो वो एक पल में उस हरामखोर को मार नहीं पाएंगे। जिस पे वो आदमी हंसता कहता है कि कल तो उसे कोई नहीं मार पाया। और हान भी आकर पूछता है कि क्या ये लोग स्ट्राइक पे जा रहे थे। और फिर वो सिलोक को समझाता है कि वो ऐसी सिचुएशन से डील करने में प्रोफेशनल था, और ये चीजें तब होती थी जब तुम्हारे अंडर काम करने वाले लोगों को उनकी औकात भूल जाते थे, और इसीलिए उन्हें सबसे पहले इनके अंदर थोड़ा डर पैदा करना था, जिस चीज के लिए उसके पास एक कमाल का प्लान था। और यहाँ पर हम डोक्सा का चेहरा थोड़ी देर के लिए आईने में देखते हैं तो हमें कुछ देर के लिए तो उसका चेहरा इतना ब्लरी दिखता है कि हम उसे अच्छे से पहचान नहीं पाते। जैसे आइलिन वो मास्क देखती कहती है कि ये मास्क और डोक्सा के चेहरे में इतना डिफरेंस तो नहीं था, और साथ ही आखिर डोक्सा का चेहरा इतना ज्यादा ब्लरी क्यों था। पर डोक्सा तो अपने चेहरे को बहुत ही पसंद कर रहा था। और आइलिन कह रही थी कि दूसरी रात भी आने वाली थी और वो एग्जीक्यूशनर्स आज फिर आएंगे। पर डोक्सा बताता है कि चिंता की बात नहीं थी, और
आज की रात तक कम से कम ठीक ही जाएंगे। पर आयलन कहती है कि अगर मार्क को टारगेट बना लिया गया फिर क्या होगा, क्योंकि एक गार्डियन अपनी जिंदगी की रक्षा नहीं कर सकता। पर डोक्सा समझाता है चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि मार्क ही गार्डियन था और अब रात होने वाली थी। और चिंता में असलान आकर बताता है कि अब रात आ चुकी थी और दूसरी रात का नोटिफिकेशन भी चालू हो जाता है। और यहाँ पर रेवोल्यूशनरी यानी हमारा डोक्सा अंधेरे में ही गलियों में घूम रहा था और हमारे गार्डियन मार्क ने डोक्सा को गार्ड भी कर रखा था। और तभी उसके सामने उन एग्जीक्यूशनर्स का झुंड आकर मौजूद हो जाता है। वो सभी भयानक रूप में किम डोक्सा के सामने ही खड़े थे और डोक्सा के पीछे से सपोर्ट करता उन सभी लोगों का झुंड था। और वह एग्जीक्यूशनरी फिर से पूछता है कि आखिर उनमें से रेवोल्यूशनरी कौन था, जिस पर फिर से बेशक डोक्सा बिल्कुल कॉन्फिडेंस में अपने आप को सामने करता है। पर खुशी से वह एग्जीक्यूशनरी बताते हैं तुम रेवोल्यूशनरी हो, पर आज की रात जो मरेंगे वो तुम नहीं हो। और तभी उन सभी एग्जीक्यूशनर का टारगेट बदल जाता है और वो डोक्सा को छोड़कर बाकी लोगों की तरफ हमला करने लगते हैं। और बाद में एक बात याद रखना कि एग्जीक्यूशनर्स पूरी एक रात में सिर्फ एक ही पर्सन को वो मार्क देकर मार सकते हैं और बाकियों को ज्यादा से ज्यादा तड़पा सकते हैं। जो स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग का किम डोक्सा किंग ऑफ नो किलिंग टाइटल की वजह से इस्तेमाल करता था, और डोक्सा थोड़ा सा शौक था कि ये दूसरी ही रात से अलग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे। देखा ये होता है टाइमलाइन से छेड़ाछेड़ी करने का नतीजा। और सबसे पहले वह एग्जीक्यूशनर तेजी से बढ़ता आता है असलान की तरफ और डोक्सा फटाफट बीच में आकर असलान की रक्षा करता है और गुस्से में उसे पीछे धकेलता परेशानी से वो सोच रहा था कि इस चीज को दूसरी रात में शुरू नहीं होना चाहिए था। और तभी एकदम मुस्कुराते हुए उन्हें लीड करता हुआ एग्जीक्यूशनर चमकती आंखों से बताता है वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारने के लिए। और डोक्सा यहाँ पर समझ जाता है कि यहाँ पर इन्हें किसी का ऑर्डर मिला था और नोवेल से अलग किसी ने कोई अलग चाल चली थी। और डोक्सा के वो मास्क में भी थोड़ा सा डैमेज हुआ था। और यहाँ पर अब एग्जीक्यूशनर बाकी सभी लोगों को टारगेट करने लगते हैं, कईयों के वो हाथ तक भी काट देते हैं। और डोक्सा के पीछे मौजूद उसे सभी लोग जो सपोर्ट कर रहे थे अब घायल जमीन पे पड़े थे कि परेशान डोक्सा वारों को झेलता कह रहा था क्या ये ड्यूक जो था वो पहले से एक्ट करना शुरू कर गया था। यहाँ पर कोई ऐसा टैक्टिशियन था जिसके बारे में उसे नहीं पता था। और डोक्सा सभी को समझा रहा था एक जगह से नाप बिखरने के लिए, वरना वो अलग अलग लोगों की रक्षा नहीं कर पाएगा। और तभी पोर्टफल जागते बताते हैं कि ड्यूक ने अभी तक अपनी चाल नहीं चली थी, अगर वो चलता तो चीजें ऐसी नहीं जाती। अगर ये चाल चलने वाला ड्यूक होता तो पूरा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अभी तक बर्बाद हो जाता। और डोक्सा जानता था कि एक एग्जीक्यूशनर दिन में सिर्फ एक व्यक्ति को ही मार सकता है, शुरुआत के 3 दिन के लिए तो, यानी शायद उसके बाद रूल्स में थोड़ा सा बदलाव आता है। और यहाँ पर आइलैंड पे अब आकर सभी को लड़ने के लिए कह तो रही थी, पर अपने आसपास वो देख रहे थे कि सभी लोग अब बस डर चुके थे, उनके पास जीतने की उम्मीद नहीं थी। उन घायल लोगों को देखकर परेशान डोक्सा भी सोच रहा था अगर यहाँ से डैमेज और बढ़ता गया तो ये सारी चीजें उनके प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे, ये सारे सिटीजंस रेवोल्यूशन में मदद नहीं करेंगे, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फिर से ड्यूक के ऑर्डर्स को मानने लगेगा और आइलैंड का सिविल काउंसिल अकेला पड़ जाएगा। और डोक्सा कुछ अलग तरीका सोच रहा था कि तभी दूर से ही मार्क जोर से चिल्ला था उन एग्जीक्यूशनरी को उन्हें मारने के लिए कहने लगता है, ये साफ अनाउंस करता हुआ कि वही गार्डियन था, जिससे असलान और आइलैंड अब दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर मार्क यहाँ पर क्या बेवकूफी कर रहा था। और अब ये देखकर कि गार्डियन उनके सामने आ चुका था, वह एग्जीक्यूशनर उस डेथ मार्क को माँ के ऊपर लगा देता है, यानी आज की रात जिसकी मौत होने वाली थी वो और कोई नहीं बल्कि माँ की होगा। और वो गार्डियन उसका चीर फाड़ करने के लिए मिलकर उसके ऊपर कूद पड़ते हैं। पर डोक्सा ऐसा नहीं होने दे सकता था, क्योंकि मार्क यहाँ पर बहुत ही जरूरी था आगे के प्लान्स को बढ़ाने के लिए और कुछ बची उम्मीद को कायम रखने के लिए। और मरने से पहले भी माँ कहता है कि वो उम्मीद करता है कि बाकी बचे रेवोल्यूशनरी अपने गोल में कामयाब हो पाए। पर डोक्सा यहाँ पर वे ऑफ द विंड का इस्तेमाल कर बिल्कुल ही स्पीड से मिनटों में माँ के सामने आकर उन सभी एग्जीक्यूशनरी के वारों को डिफ्लेक्ट कर देता है और माँ को साफ बताता है चिंता मत करो, तुम यहाँ पर मरने नहीं वाला है। पर मार्क बता रहा था कि अगर वो आज नहीं मरा तो उसकी जगह कोई और मारा जाएगा। पर डोक्सा कहता है आखिर तुम सभी लोगों को मरने की इतनी जल्दी क्यों है, यहाँ पर कोई भी नहीं मरेगा, कम से कम मेरे फेबल के अंदर तो नहीं। और फेबल का मतलब कहानी होता है, तो उसका मतलब था कि उसकी कहानी में तो नहीं। और तभी डोक्सा अपनी एक्सक्लूसिव स्किल कैरेक्टर लिस्ट को ओपन करता है और वहाँ पर वो मार्क जेवियर की स्किल्स को देखता है और उसके भी एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट्स में डायमेंशनल ट्रैवलर स्किल थे और बाकी कुछ और स्किल्स भी और कुछ स्किल्स प्राइवेट भी थे सिनेरियो की पेनल्टी की वजह से। पर डोक्सा रफली गेस कर सकता था कि उनके पास क्या स्किल्स थे, जिसकी वजह से ही उसने पता लगाया था कि मार्क ही वो गार्डियन था। और तभी फिर वो एक्टिवेट करता है बुकमार्क को और वो मार्क जेवियर को अपने बुकमार्क में डाल लेता है। और छठे स्लॉट के बुकमार्क में आने के बाद जब एक गार्डियन पीछे से आकर मार्क का काम तमाम करने वाला था, डोक्सा तभी मार्क की जगह लेकर गार्डियन बन जाता है और मार्क के ऊपर विटैलिटी का इस्तेमाल करता है उसे गार्ड करने के लिए। हाँ, अब मार्क पे भी वो विटैलिटी गार्ड आ चुका था, यानी वो गार्डियंस उससे भी आज नहीं मार सकते थे। और वो नोटिफिकेशन गूंजता है कि मार्क के ऊपर से वो डेथ मार्क जा चुका था, जिससे वो एग्जीक्यूशनर हैरान होता कहता है कि यहाँ पर एक और गार्डियन मौजूद था। और डोक्सा भी चुपचाप चैन की सांस लेता है कि फाइनली
फाइनली किसी तरह से ये रात तो निकल गई और आज की रात पे कोई मरा नहीं था। हाँ, मरा नहीं था, बट भैंस की टैंट जितने लोग घायल हुए हैं वो मरने से अलग है क्या? और डोग्जा को क्या हक होता है ये कहने का कि बाकियों को मरने की चलती है, जब सबसे पहले जल्दी उसे खुद होती है मरने की। एनीवेज, और अब यहाँ पर दिन का हम टाइम बाद का सीन देखते हैं जब मार्क चिल्लाता कह रहा था कि आखिर डोग्जा था क्या और आखिर उसकी पोजीशन क्या थी। क्या वो शुरुआत से ही एक गार्डियन था? जिस पे डोग्जा बताता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं बस एक नकली रेवोल्यूशनरी हूँ। तो इस बात का मतलब था कि मैं एक नकली गार्डियन भी हो सकता हूँ। तुम पागल वागल हो क्या? आखिर इन चीजों का मतलब क्या बनता है? अरे छोड़ो यार, अगर मैं डिटेल में गया तो मेरी सारी चीजें बाहर आ जाएंगे। और समझो, मैंने अगर तुम्हें ये जानकारी दे दी और तुम में से कोई एक किडनैप हो गया और ये सारी जानकारी ड्यूक को दे दे, तो तुम्हें क्या लगता है कि रेवोल्यूशन का अंत क्या होगा? मैं बस यो जंगकुक हूँ, इस बात को याद रखो। और फोर्सफुल कहती है कि बेचारे किम डोग्जा को लगता था कि जितना वो इन लाइंस को रिपीट करता जाएगा वो यो जंगकुक बन जाएगा, जिस पे डोग्जा उससे चुप रहने को कहता है। पर फोर्सफुल बताती है कि उसे वो किम डोग्जा की याद आ रही थी जो कभी उसे कितनी अच्छी इज्जत दिया करता था। और यहाँ डोग्जा बताता है कि अब उन्हें काम की बात करनी चाहिए और चीजें चाहे जितने भी फ्रस्ट्रेटिंग क्यों ना हो। कोई ऐसा बैंक था जो उसकी सोच से बाहर गया था, कोई ऐसा जो गेम्स के रूल का इस्तेमाल कर रहा था उनके खिलाफ जाने के लिए। पर मार्क बताता है कि अब तो चीजें उनके लिए बेहतर नहीं हो गई, क्योंकि अब उनके पास 2 गार्डियंस थे। जिस पे मना करता डोग्जा कहता है कि ऐसे वो बस कल से मार्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे और जितने चाहे उतने ज्यादा लोगों को घायल करते रहेंगे, चाहे उनके लिए किसी को मारना मुश्किल भी क्यों ना हो, क्योंकि जब तक वो मार्क का इस्तेमाल नहीं करते ये रात तब तक खत्म नहीं होगी जब तक सूरज नहीं आता। और बिना डेथ मार्क का इस्तेमाल किए वो ज्यादा लोगों को घायल कर पाएंगे। और हम देख ही पा रहे थे बाहर आइलैंड मदद कर रही थी उन लोगों की जो कल रात काफी घायल हुए थे। और डोग्जा साफ डिक्लेयर करता है कि वो इस बार हार गए थे। और मार्क पूछता है कि आखिर उन्हें आगे क्या करना चाहिए, जिस पे डोग्जा बताता है कि अभी कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगला कदम उनकी दूसरी साइड चलने वाली थी। और वैसे हम बाहर देखते हैं कि आइलैंड के पीछे कोई आया था और यहाँ डोग्जा बताता है कि अब टाइम आ चुका था एक अलग पोजीशन के आने का, एक पोजीशन जो कि रेवोल्यूशनरी, गार्डियन और एग्जीक्यूशनर से अलग थे। और तभी उनके दरवाजे पे नॉकडाउन होता है और अंदर आइलैंड आती बताती है कि रेवोल्यूशनरी से कोई मिलने के लिए आया था जो कि अपने आप को स्पाई बता रहा था। और उसके अंदर आते ही डोग्जा सोच रहा था कि सभी पोजीशन इस रेवोल्यूशनरी गेम के अंदर या तो रेवोल्यूशनरी या तो डिकेटर टीम से आती थी, पर इनके बीच में एक ऐसी पोजीशन थी जो दोनों ही साइड्स का रिश्ता नहीं रखती थी, जो पोजीशन थी द स्पाई। और उसके सामने वो हान आ चुका था और जिस भी टीम को यहाँ पर वो स्पाई मिलता था वो टीम इस गेम को जीत सकती थी। यहाँ पर डोग्जा याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वेज ऑफ सर्वाइवल में स्पाई के बारे में क्या बताया गया था। कि यहाँ हान आता कहता है कि क्या उसके सामने यो जंगकुक था, जिस पे डोग्जा हाँ तो करता है, पर यहाँ पर डोग्जा को उस आदमी से बात करते डेजावू का एहसास महसूस हो रहा था और उस आदमी को देखकर लग नहीं रहा था कि वो वेज ऑफ सर्वाइवल में मौजूद था। और आखिर ये क्या हो सकता है जो उसे इस आदमी के बारे में कब से अजीब लग रहा था। और डोग्जा से पूछता है कि क्या उसे उसका नाम पता था, जिस पे वो बताता है कि ये नाम काफी फेमस था। और हान की ये नजर है जो डोग्जा के पेरेंट्स के पार चीरती जा रही थी, वो उसे इस आदमी के बारे में अजीब सा एहसास दे रही थी। और ये चीज जानकर कि वो यो जंगकुक को भी जानता था तो ये चीजें काफी अलग जा रही थी। और वो डेमन और हान तो बहुत ही हंसता उसे देख रहा था। और डोग्जा से उसका नाम पूछने पर वो बताता है कि वो अरेलियस था। और ये अजीब सा अरेलियस नाम डोग्जा ने कहीं पर सुन रखा था, कहीं ऐसी जगह जो वेज ऑफ सर्वाइवल तो नहीं थी। ये काफी अजीब सा नाम है, तो बताओ क्या तुम स्पाई हो? और ये बात को पूछता वो लाइट डिटेक्शन का इस्तेमाल कर रहा था, पर लाइट डिटेक्शन वहाँ पर काम नहीं करते। और अरेलियस हाँ तो कहता है, पर वो उसकी सच या झूठ को ऐसे नहीं जान सकता था, इसलिए वो ट्राई करता है उसके ऊपर कैरेक्टर लिस्ट को खोलने का, पर वो चीज भी काम नहीं करती। उसके सामने जो व्यक्ति था वो कैरेक्टर लिस्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो रखा था, न ही उसकी जानकारी थी, जिससे डोग्जा थोड़ी देर के लिए शौक होता है। पर अगला नोटिफिकेशन आता है कि कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन अपडेट की जा रही थी और इस कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन अगले अपडेट तक आ जाएगी। यानी डोग्जा समझ गया था कि ये आदमी जो उसके सामने था वो वेज ऑफ सर्वाइवल का हिस्सा तो नहीं था, ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता था इस बदलाव और वेरिएबल की वजह से जो डोग्जा ने इस कहानी में पैदा किए थे। पर आखिर ये चेंजेस डीमन रैम तक कैसे पहुंच गए, क्योंकि धरती पर तो वो चेंजेस मान सकता था। और यहाँ पर मार्क पूछता है क्या अरेलियस उनकी साइड ज्वाइन करने के लिए आया था, जिस पे अरेलियस हाँ ना में जवाब देता है और वो बताता है कि वो उन सभी को यहाँ पर बचाने के लिए आया था, क्योंकि इतना तो पक्का था कि ये रेवोल्यूशन यहाँ पर फेल हो जाएगा, क्योंकि जब उन लोगों पर बात आती है पब्लिक का ओपिनियन उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उन्हें जानना था बाहर क्या हो रहा है। फिर उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये रेवोल्यूशन कैसा जाएगा। और डोग्जा के बाहर का दरवाजा खोलते ही बाहर सभी रेजिडेंट चिल्लाने लगते हैं कि यही रेवोल्यूशनरी था, यही वो हरामजादा था। और उस पर पत्थर फेंकते कुछ लोग चिल्लाते हैं कि ये सारी उस रेवोल्यूशनरी की गलती थी जिससे कल की
किन्हीं की बीवियों को चोट लग गई थी, किन्हीं के बच्चों को, और वो बताते हैं कि ये रात पहले सिर्फ 3 दिन के लिए आती थी और उसके बाद तो चीजें शांत बैठती थी। कि असलान भी गुस्से से चिल्लाता कहता है कि आखिर वो लोग क्या बकवास कर रहे थे, क्या वो सभी लोग बस ऐसे ही इस कहानी में जीना चाहते थे जहाँ पर हर 3 दिन कोई ना कोई मरता जाए। अगर वो ऐसा ही जीना चाहते थे तो वो इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से बाहर ही क्यों नहीं चले जाते। पर बाकी लोग चिल्लाने लगते हैं कि आखिर एक बच्चा उन्हें क्या ही बताएगा और वो क्या ही जानता होगा कि बाहर कैसा था, क्योंकि अगर वो इस जगह को छोड़कर जाते हैं तो उन्हें एग्जाइल पेनल्टी मिल जाएगी इस सिनेरियो एरिया को छोड़ने की। और वो लोग परेशान हुए कह रहे थे कि क्या आज से उन्हें हर एक रात का सामना ऐसे ही करना पड़ेगा। और आखिर उस रेवोल्यूशनरी का अगला मूव क्या होगा। कि तभी वहाँ पर हान बाहर निकलता आता कहता है कि अब अगली चॉइस क्या होगी, और वहाँ से जाता हुआ वो उन्हें सजेशन दे रहा था ड्यूक के सामने सरेंडर करने के लिए। फिर बाकी सभी इस जिंदगी को जी सकते हैं सिवाय उस रेवोल्यूशनरी के, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए ये रेवोल्यूशन तो फेल होने वाला था। तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अपने आप की कुर्बानी दे दूं? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जीने का भी एक तरीका ढूंढ लूंगा। तो बताओ वो तरीका कैसे होगा। अगर तुम सच में योजोंग्यक हो तो जिसके अंदर मैं काम करता हूँ वो तुम्हारी रक्षा करेगा। पर डोक्सा कहता है ड्यूक जिस वैसे उसे मारने की कोशिश करेगा। पर हान बताता चाहता है कि जैसे वो सब करता है उसके सामने ये ड्यूक कुछ नहीं था। पर बेशक यहाँ पर डोक्सा इनकार कर देता है, जिस पे मुस्कुराता हान कहता है कि वो इस बात पे बहुत ही पछताएगा। और अब हान की बातें भी बाकियों ने सुन ली थी और वो सभी लोग भड़कते डोक्सा पे चिल्लाने लगते हैं कि अगर वो इसे ड्यूक को दे देंगे तो वो इस सिनेरियो को एंड कर देंगे और ये रात कुछ पल के लिए फिर से नहीं आएगी। और डोक्सा भी सीढ़ियां उतरते उनकी तरफ ही बढ़ने लगता है और बाकी लोग कह रहे थे उस मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ने के लिए। पर डोक्सा बिना डरे उनकी तरफ ही बढ़ता चला आ रहा था और वो उन्हें पूछता है क्या तुम्हें एग्जीक्यूशनर से डर लगता है? शायद तुम सभी भूल चुके हो पर इस वक्त ये रात का समय नहीं है। फिर डोक्सा अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है, जिसपे सभी लोग डर के चिल्लाने लगते हैं कि ये पागल हो चुका था, ये लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था। पर डोक्सा की नजरें एकदम ठंडी थी, जैसे वो अपने शिकार को ढूंढ रहा था। फिर बिल्कुल ही तेजी से जाकर वो कुछ गिने 2 लोगों के पास जाता है और सीधा उनकी पीठ फाड़ उन्हें मार देता है। और लोग चिल्लाने लगते हैं कि रेवोल्यूशनरी लोगों को मार रहा था। और आयलिन और असलान दोनों हैरान थे कि आखिर अब इसको क्या हुआ था। और डोक्सा से बचकर बाकी लोग भाग रहे थे, पर एक और पे नजर बिठा था। डोक्सा अपने अगले शिकार को ढूंढता उसकी तरफ बढ़ता है और फिर डोक्सा उस तीसरे बंदे को भी मार देता है, जो देखकर आयलिन और असलान एकदम हैरान हो जाते हैं कि आखिर अचानक ही डोक्सा ने यहाँ पर क्या कांड कर डाला था। और नोटिफिकेशन आता है कि इस रेवोल्यूशनरी सिनेरियो में एक बदलाव पैदा हो गया था। और फिर वो चीज होती है जिसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 3 बार लगातार नोटिफिकेशन आते हैं कि एक एग्जीक्यूशनर किसी के द्वारा मारा गया था, जिससे लोग तो हैरान थे ही थे कि हान भी एकदम हक्का बक्का हो जाता है। और वो बाकी लोग तो एकदम डर कर चिल्लाने लगते हैं कि इतने टाइम से वो एग्जीक्यूशनर जो थे वो दिन के वक्त भेस बदल कर उनके साथ ही रह रहे थे, उनके साथ ही हम लोगों की तरह जी रहे थे और शायद कईयों के बीच में दोस्त भी थे। और फिर एग्जीक्यूशनर के मरने के बाद वो लोग जो थे वो उनकी लाशों को पीटने लगते हैं और डोक्सा की नजर घूमती सीधा हान पर पड़ती है, जो कि दुम दबाता वहाँ से भागने की सोच रहा था कि तभी डोक्सा मिनटों में आकर उसे गले से पकड़कर उठाता कहता है तुम्हारे अनसाइट बुलेट है, लोगों को भड़काने के अभी भी कमाल के है। तो बताओ तुम्हारा क्या हाल है? डिपार्टमेंट हेड हान म्योंग। और उसकी शक्ल देखकर मुझे तो हंसी आ रही है। और फिर थोड़े टाइम बाद का मैं सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान को बांध कर रखा गया था और उसे देखता हुआ डोक्सा सोच रहा था कि किसे लगा था कि हान म्योंग अभी तक जिंदा होगा। और उनके थर्ड मेन सिनेरियो तक पहुंचने से पहले उसे श्राप मिल चुका था डीमन किंग ऑफ लस्ट एंड ग्रोथ के, यानी हवस और गुस्से के डीमन किंग का, क्योंकि इसने डार्क कीपर को मार दिया था। और उनके चुंगबुरु एंटर करने से पहले ये कहीं पर मिसिंग हो गया था। पर किसे पता था कि डोक्सा वापस इसे मिलेगा डीमन रियम में आकर। और तब से देखा जाए इसकी उम्र तो काफी ज्यादा लग रही थी। और अभी तक जो कैरेक्टर्स रहे थे जिनकी इन्फॉर्मेशन डोक्सा चेक नहीं कर पाया था वो तो योसांगा, गिलियांग, उसकी माँ और वो उसका बुली सोंग मनवो। और ये सभी डोक्सा के साथ किसी तरह से रिलेटेड है इन सिनेरियो के शुरू होने से पहले ही। और शायद जिन लोगों को डोक्सा पहले से जानता था उनका पूरी तरह कैरेक्टर बनना मुश्किल था। और अब हान म्योंग की भी कोई कैरेक्टर लिस्ट नहीं आई थी। और डोक्सा से बताता है मैं जानता हूँ कि तुम जाग रखे हो, तो चुपचाप अपनी आंखें खोलो, दिखावा करने का कोई फायदा नहीं, तू हरामजादा है। और ये सुनता डोक्सा से पूछता है क्या रेलियस वो नकली नाम था जो हान ने खुद से बनाया था, क्योंकि डोक्सा को वो अभी तक याद था जब हान उसके पास आकर उसका मजाक बनाता था वो वेब नॉवल को पढ़ने के लिए। ये बताकर कि डोक्सा को क्या लगता है कि उसके पास ये बकवास चीजें पढ़ने का टाइम था। और फिर अपनी किताब दिखाता वो बताता था अगर तुम कुछ पढ़ना ही चाहते हो तो ऐसी किताबें पढ़ा करो, भला है तुम्हारा करियर बनाने का कोई प्लान नहीं है, कम से कम एक अच्छी किताब तो पढ़ लिया करो। और उस किताब में वो नाम लिख रखा था मार्कस ऑरेलियस। और डोक्सा से कहता है तुम हमेशा उस किताब को अपने साथ रखते थे, भला है तुमने वो कभी पढ़ी ना और लगता है कि तुम्हारी
बड़े बड़े दिखावे करने की आदत अभी तक छूटी नहीं। कि हान हैरानी से कहता है कि उसके सामने वो था कौन जो उसे इतनी अच्छे से जानता था, जिस पर डोक्सा हान को उसे पहचानने के लिए कह रहा था। और हान उसे याद करता बताने ही वाला था कि उसके मुंह पे हाथ रख डोक्सा बताता है कि उसे यहाँ पर वो नाम नहीं लेना था वरना वो उसे मार देगा। तो इसलिए हान को उस नाम को अपने मन में दुआ कर रखना था। कि तभी फोर्थ वॉल डोक्सा को बताती है कि डेविल ऑफ लस्ट एंड ग्रोथ गधे किम डोक्सा की ओर देख रहा था। इस पर डोक्सा कहता है, वाह फोर्थ वॉल, तुम मुझे ऐसी चीजें भी बता सकते हो। जिस पे फोर्थ वॉल भी थोड़ी शर्मा कर खुश होती है। एंड वेल, किसे पता फोर्थ वॉल का जेंडर क्या है। मैं बस ऐसे ही थी शब्द का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मुझे आदत लग चुकी है एंड क्योंकि वो काफी सुंदर की तरह बिहेव भी करती है। और यहाँ डोक्सा जानता था कि ये डेविल ऑफ लस्ट एंड ग्रोथ डेमन किंग अस्मोडियस था और ये हान म्योंगो भी उसी का चमचा बन गया था और बहुत ही हाई रैंकिंग वाला चमचा। कि तभी डोक्सा सर उठाता कहता है, अगर तुम मुझे देखने ही वाले हो कम से कम कुछ कॉइन्स क्यों नहीं देता है। पर डेमन किंग अस्मोडियस कोई कॉइन्स नहीं देता, जिससे डोक्सा से दफा होने के लिए कहता अपनी फोर्थ टाइगर कटिंग ईविल स्वॉर्ड को निकालता है जो कि उसके नए फेबल पर रिस्पॉन्ड भी कर रही थी और सीधा ही डोक्सा वो वार करता है हान म्योंगो के सर के ऊपर। ऊपर मतलब थोड़ा सा ऊपर, जिसकी वजह से अस्मोडियस का कनेक्शन थोड़ी देर के लिए अपने चमचे से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और फिर डोक्सा से बताता है, इस दुनिया में मेरा नाम यो जंगक है, अपना सर को हिलाओ अगर तुम जान चुके हो तो। और हाँ इस बात पे हाँ करता है और पूछता है कि उसे तो पता चला था कि किम डोक्सा मारा गया था और आखिर अब वो उसके साथ क्या करने वाला था। जिस पे डोक्सा बताता है अभी वो सोच रहा था। पर तभी हान अपनी जिंदगी की भीख मांगता कहता है उसे बख्शने का। और क्या उसे याद नहीं वो पल जो उन्होंने साथ में बिताए थे। हरामखोर बातें तो ऐसे करता है जैसे लवर्स हो दोनों। और डोक्सा भी उसे साफ करता है, मेरे पास तुम्हारे साथ समय बिताने के कोई अच्छी याद नहीं है। पर हान उसे समझाता है कि वो एक स्पाई था और वो उसके रेवोल्यूशन में मदद करेगा और वो बाकी लोगों की पोजीशन को देख सकता है। पर डोक्सा बताता है, क्या तुमने अभी देखा नहीं, मुझे स्पाई की जरूरत नहीं है, मैंने आसानी से उन एग्जीक्यूशनर्स को ढूंढ लिया, वो भी बिना तुम्हारी मदद का। जिस पे हान भी कहता है कि आखिर डोक्सा ने कैसे पता लगाया कि वही एग्जीक्यूशनर्स थे। जिस पे वो बताता है कि उसे नहीं पता था कि वो एग्जीक्यूशनर्स थे और अपने मन में वो कह रहा था कि वेज ऑफ सर्वाइवल में एग्जीक्यूशनर्स के अपीयरेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया था पर इतना काफी नहीं था उनकी पहचान का पता लगाने के लिए। तो डोक्सा ने बस ओमनिशिएंट रीडर व्यू पॉइंट का इस्तेमाल किया था टाइम टू टाइम, जिससे बस उसे ये पता लगा था कि इस सिनेरियो के अंदर उन व्यक्ति का कुछ स्पेशल रोल था। और यहाँ पर हान एकदम हैरानी से कहता है, जिन लोगों को तुमने मारा वो इनोसेंट भी हो सकता था या कोई और इम्पोर्टेंट पोजीशन हो सकता था, जैसे वो फाइटर भी तो हो सकता था। पर डोक्सा उसे टाइम ना वेस्ट करने को कहता। उसे बताता है कि हान को क्या लगता है कि बाकी नोबल्स उसे बचाने के लिए आएंगे। अगर ऐसी बात है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर सिटीजन सिर्फ के सिर्फ एग्जीक्यूशनर से डरते थे और बिना एग्जीक्यूशनर्स के वो नोबल्स तक भी इन रेजिडेंट्स के अड्डे पे ऐसे ही नहीं घुस सकते थे। और अबान चिल्लाता है कि अगर डोक्सा ने उसे मारा तो डेमन किंग की कहर उस पे बरसेगी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे डेमन किंग से डर लगता है? जो सुनहान जानता था कि डोक्सा ऐसा नहीं था जो अब किसी से डरता था और वो पूछता है कि डोक्सा क्या चाहता है। जिस पे डोक्सा उसे ओथ ऑफ एक्सिस्टेंस बनाने के लिए कहता है और या तो वो यहाँ से बाहर जाकर सिटीजन्स के हाथों बहुत ही बुरी तरह पिट सकता है। और हान पूछता है कि डोक्सा क्या चाहता है कि वो किस चीज की कसम खाए। ये कसम खा कि तुम रेवोल्यूशन के बीच में नहीं आओगे और तुम झूठ नहीं बोलोगे और तुम्हारे एक क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सच्चे दिल से दोगे जब भी मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ और पूरी लगन लगाकर मेरे साथ काम करोगे। और इस चीज का हम टाइम रखेंगे पूरे 1 साल तक। और फिर उस ओथ के बनने के बाद अब डोक्सा उसे आजाद करता कहता है कि आखिर हान म्योंगो इतने टाइम तक जिंदा कैसे बच पाया और आखिर वो डेमन किंग का चमचा कैसे बन पाया। क्योंकि एस्मोडियस को मनाना और समझाना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि डोक्सा जानता था कि अगर हान म्योंगो की जुबान काफी तेज भी थी तो वो डेमन किंग को तो बेवकूफ नहीं बना सकता था और ना ही हान म्योंगो के पास कोई खास ऐसा फेबल था। और हान म्योंगो वो बात बताना नहीं चाहता था जैसे वो काफी हिचकिचा रहा था। पर क्योंकि उसने पहले से डोक्सा को सब कुछ बताने की कसम खाई थी वो कहता है, मैंने जन्म दिया, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। और डोक्सा के ये शब्द सुनकर पूरी दुनिया हिल जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और उसके सामने ये बंदा क्या बकवास कर रहा था। और फिर हम थोड़े टाइम बाद का सीन देखते हैं और डोक्सा असलान के पास आकर बैठा है जिससे असलान फिर से घबरा जाता है कि डोक्सा पूछता है कि आखिर वो हर बार उसे देखकर घबरा क्यों जाता है। जिससे असलान कहता है कि आखिर किम डोक्सा उसे चाहता क्या था। और जिस पे डोक्सा से कहता है, अरे इतना निराश क्यों होता है। और फिर थोड़ा मुंह बना असलान उससे पूछता है कि आखिर स्पाई का क्या हुआ था। जिस पे डोक्सा बताता है कि वो भी बेहोश हो रखा था जो कि शायद इसीलिए हुआ होगा क्योंकि उसने एक ऐसी बात को लीक कर दिया था जो कि उसने एस्मोडियस के साथ के कॉन्ट्रैक्ट में बताई थी कि वो नहीं बताएगा। वो बात कि उसने
उसने एक बच्चे को जन्म दिया था। और फिर यहाँ पर असलान डोक्सा से पूछता है कि आखिर डोक्सा ने उसे रेवोल्यूशनरी आर्मी में इंक्लूड क्यों किया था, क्योंकि वो ना ही एक गार्डियन था और ना ही एक रेवोल्यूशनरी, और वो आइलैंड की तरह एक सिविल काउंसिल भी नहीं था। और डोक्सा परेशान था कि ये मामला शुरू होने वाला था, क्योंकि अगर यो जंगक्युक को रिग्रेशन डिप्रेसिव डिसऑर्डर था तो उसके सामने जो लौंडा था वो भर रखा था अपने आप से ही नफरत में, और वेज ऑफ सर्वाइवल का कोई भी प्रोटैगनिस्ट नॉर्मल नहीं था। यहाँ पर जांग हायांग की अजीब सी अपने आप को ही नफरत और कोसने वाली स्किल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। और यहाँ पर असलान कहता है कि रात फिर से आ जाएगी, क्या वो लोगों को फिर से बचा पाएगा, जिस पर डोक्सा मना करता कहता है कि वो भी सभी एग्जीक्यूशनर्स को नहीं जानता और अगली रात से पहले पहले सभी को मारना नामुमकिन था, क्योंकि अभी तक 7 एग्जीक्यूशनर्स बचे थे जो कि डोक्सा ने अभी तक ढूंढे नहीं थे। और अगर ये 7 लोगों को मारते हैं तो तीसरे से आगे आने वाली रात जो होगी वहाँ पर खून का तहलका मचेगा। पर डोक्सा बताता है कि वो उन्हें रोक सकते हैं, उन्हें बस उस फाइटर को ढूंढने की जरूरत है जो लौटा था जो इन एग्जीक्यूशनर्स के खिलाफ लड़ सकता है। पर तभी माँ का था माफी मांगता कहता है कि उन्हें फाइटर तो नहीं मिलने वाला, जिस पे डोक्सा उसका मतलब पूछता है तो मार्क बताता है कि कोई भी पिछली बार से ये फाइटर स्किल को सक्सीड नहीं कर पाया था और गेम के बाकी रोल से उल्टा ये जो फाइटर पोजीशन थे इससे सिर्फ सक्सेशन से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे होता है ना, एक मास्टर अपने डिसाइपल का इस्तेमाल करता है अपनी स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए, पर अगर वो मास्टर बिना वो स्किल किसी को सिखाए ही मारा जाए तो उसका अस्तित्व वहीं पर खत्म होता है। इसीलिए मार्क बताता है कि पिछली रेवोल्यूशनरी में वो फाइटर मारा गया था रक्षा करता हुआ और उसके बाद उसका कोई सक्सेसर भी नहीं आया था। और यहाँ डोक्सा बताता है कि अगर यहाँ पर कोई नहीं था, उन्हें बस एक नया फाइटर बनाना था और किसी और फाइटर से इस पोजीशन को पाना था। पर मार्क बताता है कि 73rd डेमन जैम में कोई और ऐसा नहीं था जिसके पास ये स्किल मौजूद होगी। पर डोक्सा बताता है कि वो इस चीज को डेमन जैम में नहीं ढूंढेगा। और यहाँ पर फिर वो असलान को कहता है उस दीवार से बात करने के लिए, जिस पे असलान पूछता है कि आखिर डोक्सा का मतलब क्या था, जिस पे डोक्सा बताता है मैं तुम्हें उस दीवार से बात करने के लिए कह रहा हूँ, वो दीवार जो तुम्हें हर एक नई चीज सीखने से रोकती है। और असलान एकदम हैरानी से कहता है कि आखिर डोक्सा को दीवार तक के बारे में भी कैसे पता था और बाकी लोग ये नहीं जानते होंगे। पर जांग हायांग के पास एक दीवार थी और सही तरीके में बताया जाए उस दीवार को कहा जाता था अनआइडेंटिफाइड वॉल। और फिर डोक्सा से बताता है कि अभी तक जांग हायांग कोई भी स्किल को नहीं सीख पाया, वो सिर्फ उस वॉल का कसूर था। इसलिए तो जांग हायांग ऐसा बन गया जो अपने आप से ही नफरत करता था और अपने आप को ही कोसता था। मैं जानता हूँ कि तुम्हें लगता है कि ये एक वॉल ऑफ टैलेंट है, पर यह कोई भी वॉल ऑफ टैलेंट नहीं है, इसका पर्पस बिल्कुल अलग है। पर असलान उसे बार बार ये बता रहा था कि आखिर डोक्सा से बताता क्यों नहीं, कि आखिर उसे इस चीज के बारे में कैसे पता था। इन बातों के बारे में छोड़ो कि मुझे क्या कैसे पता है, जो भी है जल्दी फटाफट उससे बात करने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि तुम इस दीवार से बात कर सकते हो। और वैसे ही वो कैरेक्टर जांग हायांग अपनी अनआइडेंटिफाइड वॉल को एक्टिवेट करता है और हम देख पाते हैं कि कैसे उसकी आंखें एकदम सफेद सी हो चुकी थी और वो कोशिश करता है उस दीवार से बात करने की, कि तभी नोटिफिकेशन आता है कि वो अनआइडेंटिफाइड वॉल गुस्सा हो गई थी। पर हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ जांग हायांग ही नहीं बल्कि डोक्सा तक को उसके मैसेजेस आ रहे थे। और शायद ये ऐसा था क्योंकि डोक्सा के पास भी इसके जैसी एक वॉल थी और यहाँ पर वो वॉल हायांग को बताती है कि वो अभी तक क्वालिफाइड नहीं था। पर तभी बीच में डोक्सा बोलता कहता है ऐसा मत करो, उसे चुपचाप अपनी परमिशन दे दो, अगर तुम ऐसा करते रहे तो वो मारा जाएगा। कि तभी वो वॉल डोक्सा से पूछती है कि आखिर वो कौन था और आखिर वो उसकी बात को कैसे सुन सकता था। पर डोक्सा से बताता है कि उसे उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं और वो चुपचाप उसे अपनी परमिशन दे। और अभी वो वॉल लेवल 1 की थी तो वो कम से कम बेसिक फीचर्स का तो इस्तेमाल कर सकता था, तो आखिर वो वॉल उसे ब्लॉक क्यों करते थे। कि तभी वो अनआइडेंटिफाइड वॉल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अजीब से झटके उसके शरीर से आने लगते हैं, जिससे पीछे मौजूद सभी लोग घबरा गए थे कि आखिर चल क्या रहा है। कि डोक्सा भी उस दीवार से बहस रहा था कि अगर जांग हायांग मर गया उसके लिए भी एक नया होस्ट ढूंढना मुश्किल होगा। और डोक्सा अपने सामने ये देखकर कि कॉन्स्टलेशन न होने के बावजूद भी वो दीवार उसके सामने इतनी ताकत दिखा सकती थी, ये साफ जाहिर करता था कि उसके सामने मौजूद जांग हायांग में कितना कर ज्यादा पोटेंशियल था। और डोक्सा को कुछ भी कर हायांग को यहाँ पर अवेकन करना था कि यहाँ पर वो अनआइडेंटिफाइड वॉल डोक्सा को बेवकूफ कहते उससे बेइज्जत करती है। और डोक्सा देख ही पा रहा था कि इस बार तो इस दीवार का गुस्सा हद से ज्यादा था। कि तभी अचानक है डोक्सा की एक्सक्लूसिव स्किल फोर्थ वॉल भी बहुत ही स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होता ही सबसे पहले फोर्थ वॉल अनआइडेंटिफाइड वॉल को ग्रीट करती है, जैसे वो अनआइडेंटिफाइड वॉल एकदम सरप्राइज हो जाती है कि उसके सामने कौन आया था। जिस पे डोक्सा भी हैरान था कि क्या ये वॉल्स भी आपस में बात कर सकती थी। और तभी हमारी फोर्थ वॉल उससे पुकारती है, जैसे अनआइडेंटिफाइड वॉल एकदम कांपने लगती है। वो एकदम हैरानी से कहती है कि आखिर उसके सामने था क्या और उसे ऐसे झटके लगते देख डोक्सा सोच रहा था क्या फोर्थ वॉल का भी गुस्सा आ रहा था। और फिर अनआइडेंटिफाइड वॉल एकदम दर्द से रोने लगती है, बार बार वो दर्द से रोने के नोटिफिकेशन स्पैम हो रहे थे। और तभी वांग मायन
के वो शरीर में लग रहे लगातार से झटके अचानक से लगना बंद हो जाते हैं, जिससे डोक्सा और हायंग दोनों ही कुछ पल के लिए शॉक थे कि तभी घबराई अनआइडेंटिफाइड बोल एकदम प्यार से पूछती है कि क्या वो जान सकती थे कि आखिर उसके सामने मौजूद वो व्यक्ति कौन थे। वाह, बदलाव देखो भाई का या बहन का पता नहीं। और फिर थोड़े टाइम बाद हम वापस से देखते हैं कि जांग हायंग को नोटिफिकेशन आया था कि अनआइडेंटिफाइड बोल ने उसे अपना मास्टर मान लिया था और अब अपने सामने एक विंडो को खोलकर वो देखता है कि वो कहीं पर भी डायमेंशंस के अंदर उस हर एक यूजर को मैसेज भेज सकता है जिसे वो भेजना चाहता है। और हायंग डोक्सा को पूछता है कि वो उसे कुछ लिखने के लिए कह रहा था, जिस पे डोक्सा उसे वो नाम एंटर करने के लिए कहता है जो वो उसे बताएगा। और ये सारे नाम जो डोक्सा इस वक्त उसे बता रहा था वो उन कैरेक्टर्स के थे जो ओरिजिनल बेस ऑफ सर्वाइवल में एक टाइम पे इस डीमन रियम के अंदर आकर फाइटर के तौर से लड़े थे। और ये सब नाम लिखने के बाद वो मैसेज लिखता है कि वो एक फाइटर बनना चाहता है, तो प्लीज उसकी कोई मदद करो। और ये लिखने के बाद भी काफी टाइम बीत जाता है पर उन्हें कोई भी रिप्लाई वापस नहीं आता। और वो दोनों चेक भी करते हैं कि उन्होंने कुछ गलत तो नहीं लिखा, पर सब कुछ सही था। जिससे परेशान डोक्सा कह रहा था कहीं कोई भी रिप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इन्हें शायद लग रहा है कि ये कोई स्पैम मैसेज है, आखिर मैं क्या लिखूं जिससे मुझे रिप्लाई मिले। और हायंग बताता है कि जो वो चाहे वो लिख सकता है। और परमिशन लेने के बाद हायंग लिखता पता क्या है कि वो 15 साल की लड़की है जो कि कुछ दोस्तों को ढूंढ रही है। और ये भेजने के बाद डोक्सा उसे बताता है कि वो कॉन्स्टलेशंस के साथ डील कर रहा है, तो उसे क्या लगता है कि ये चीजें काम करेंगे कि अगले ही पल एक रिप्लाई आता है जिसपे डोक्सा एकदम हैरान कि आखिर 15 साल की लड़की को देखकर इतना तेज रिप्लाई कहाँ से आ गया। और वो वापस से रिप्लाई भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि अबेसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन था, अबेसल ब्लैक फ्लेम गूनर ड्रैगन। जिसके बाद जांग हायंग जोर जोर से हंसने लगता है, जिसपे डोक्सा भी उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी जोर से हंस क्यों रहा था। जिसपे हायंग बताता है कि इस बंदे का बात करने का तरीका काफी फनी था और उसे नहीं लगता कि ये इतना बुरा था जितना डोक्सा ने उसे बताया था, बल्कि वो तो उससे बहुत ही प्यार से बात कर रहा था। जिसपे डोक्सा से कहता है वाह तुम उसके प्यार में भी पड़ गए, और आखिर किस तरह का अच्छा बंदा, जरा बता मुझे किस तरह का अच्छा बंदा एक 15 साल की लड़की के पीछे फटाफट रिप्लाई करेगा। जिसपे हायंग बताता है कि अबेसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ने कहा था कि उसने सिर्फ इसलिए रिप्लाई किया था क्योंकि हायंग ने लिखा था कि वो एक 15 साल की लड़की थी, खासकर वो शब्द 15 साल। अच्छा तो वो एक हफ्सी नहीं बल्कि एक दरिंदा है DD 2.0। पर हायंग फिर बताता है कि ऐसा नहीं था, बल्कि उसने बताया था कि वो तो बस एक दोस्त बनाकर खुश था और उसने ये भी कहा था कि वो भी बस 15 साल का है। जो पे डोक्सा कहता है कि ये क्या बकवास थी और उससे क्या लगता है कि 15 साल का कॉन्स्टलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। कि तभी डोक्सा को याद आता है कि हाँ नोवेल में कुछ ऐसा बताया गया था कि एक कॉन्स्टलेशन पर्टिकुलर फॉर्म में 15 साल के ही रूप में हमेशा अटके रह सकते हैं। कि तभी अचानक से ही उन सभी को एक जोर की चींक सुनाई देती है, जो चींक और किसी की नहीं बल्कि हान की थी। और डोक्सा असलान को उसे थोड़ी देर के लिए और बात करने के लिए कहता है और वो जल्दी वापस आएगा। और वो उसे ये भी बताता है कि इस बंदे से कुछ भी पूछने का फायदा नहीं था क्योंकि ये बेसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन कोई फाइटर वाइटर नहीं था, तो फिलहाल के वक्त उसे किसी और को ढूंढना चाहिए। उस लिस्ट में से किसी एक का नाम निकालकर जो डोक्सा ने उसे दी थी। और यहाँ पर डोक्सा वापस हान की तरफ आता है जो खुद हैरान था कि आखिर वो बेहोश क्यों हुआ। जिस पर डोक्सा उसे याद करवाता है कि वो ये बताकर बेहोश हो गया कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और साथ में एस्मोडियस को कुछ गालियां जो एक बार हान फिर से करता है। और फिर डोक्सा से कहता है कि अब उसे अपनी कहानी शुरुआत से सुना सकता था कि आखिर ये बच्चे के जन्म का क्या चक्कर था और आखिर वो एस्मोडियस का दिल कैसे जीत पाया। और वो रफली गैस कर सकता था कि ये बच्चे का जन्म हुआ था उसी डार्क कीपर की वजह से जिसने अपनी टेंटाकल को हान के मुंह में डालकर अपने अंडों को उसके अंदर डाल दिया होगा। कि तभी हान बताता है कि वो कारण था पर वो डार्क कीपर ही वजह नहीं थी कि उसका बच्चा हुआ था, बल्कि ये चीज हुई थी शराब की वजह से। क्योंकि उस टाइम पे जब एस्मोडियस को उसका शराब मिल गया था और एस्मोडियस का शराब प्लॉसिबिलिटी खींचता था उस सबसे घटिया चीज को जन्म देने के, जो उसका टारगेट असलियत में इमेजिन करके डरता था। जिसपे डोक्सा से पूछने वाला था कि फिर भी एक मर्द के शरीर में बच्चा कैसे, पर हान वो बात उसे नहीं बताना चाहता था। बल आखिर ऐसा दुख दर्द कौन नहीं बताना चाहे। और फिर कुछ पल के साइलेंट के बाद डोक्सा को भी ये अजीब फीलिंग आ रही थी क्योंकि उसे लगा नहीं था कि किसी दिन वो हान से ऐसी बातें करेगा। और फिर वो डोक्सा से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि एक पिता बनना कैसा एहसास होता है। पर डोक्सा बताता है कि उस चीज को नहीं जान सकता। जिस पे हान मियोंग को बताता है मैं अब इस एहसास को समझता हूँ, ये बहुत ही दर्दनाक था। और यहाँ डोक्सा अपने मन में कंफ्यूज था कि उसे हान मियोंग को माँ कहना चाहिए या पिता कहना चाहिए। पर तभी हान कहता है कि वो फिर भी खुश था। जिस पे डोक्सा को झटका लगता है और परेशान हुआ हान बताता है कि क्योंकि उसकी बेटे बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी बच्ची है जिससे वो बहुत प्यार करता था। जिस पे डोक्सा भी कहता है कि वो उससे मिलकर खुश होगा। और क्या वो इस वक्त डेमन जैम के अंदर ही थे। जिस पे हान बताता है कि वो भी उसके साथ नहीं थे। और ये एक लंबी कहानी थी जिसे सुनने के लिए डोक्सा तैयार था क्योंकि उसे तो कहानियां सुनना पसंद थे। और फिर हान मियोंग शुरू करता है कि वो सीधा ही डीमन किंग का चमचा नहीं बना था। ऐसी जगहों पर हान मियोंग की खुद की कहानी चलती रही। वो उससे अपने
जन्म दिए गए बच्चे को लेकर खुद से सिनेरियो को पार करता गया। जो चीजें काफी मुश्किल थी वो काफी बार मरने वाला था और कभी कभार ऐसी सिचुएशन में पाता था जिससे वो कभी बच नहीं पाए। और डार्क कैसल तक पहुंचने के बाद उसे अंदाजा हो गया था कि वो अपने बच्चे को सिर्फ अब अपनी ही ताकत से नहीं बचा पाएगा। और एकदम रोते गिड़गिड़ाते उसने रिक्वेस्ट की थी किसी से कि कोई भी उसकी बेटी को बचाए, अगर वो जिंदा बचेगी वो कुछ भी करने को तैयार था। जिस पर तभी डीमन किंग ने उसकी बात सुनी थी और उससे बताया था कि उसकी बेटी बहुत ही सुंदर है और वो जवाब देने वाला एस्मोडियस था। और डोक्सा जानता था कि अगर एक इंसान उसके जंगल में फंस गया तो उनका सही हालात में रह पाना बहुत मुश्किल था। और डोक्सा पूछता है कि क्या एस्मोडियस उसकी बच्ची को ले गया, जिस पे हान बताता है कि वो बच्चे डीमन किंग के श्राप की वजह से ही पैदा हुई थी, तो वो अभी तक तो ठीक होगी और अपनी इस स्टेट के अंदर तो वो कम से कम अपने हाथ उसकी बेटी के ऊपर नहीं डालेगा, क्योंकि डीमन किंग ने उसकी बेटी को अपनी इनकार्नेशन फॉर्म बना लिया था। और इसलिए हान बना था एक डीमन स्पेशिस, क्योंकि वो यहाँ पर कुछ भी कर बस अपनी बच्ची को बचाना चाहता था। और इसलिए बात को छोटा करता वो बस डोक्सा से मदद मांगता है और बस डोक्सा उसकी एक बार मदद कर दे। वो उसका ये एहसान कभी नहीं भूलेगा कि डोक्सा यहाँ पर खुद से हैरान था। और यहाँ पर हान कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे काफी पल से जानते हो, तो तुम समझते होगे जानते होगे कि मैं जितना चाहे उतना बुरा बन सकता हूँ अगर जरूरत होता, पर यहाँ पर कुछ ऐसी लाइंस है जो मैं भी क्रॉस नहीं कर सकता। और कल रात जो हादसा हुआ वो मैंने नहीं सोचा था, मैंने उन्हें बस लोगों को डराने के लिए कहा था, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, पर ये एग्जीक्यूशनर से खुद से किया। और डोक्सा जानता था ओथ ऑफ एक्सिस्टेंस के बाद हान उसके सामने झूठ नहीं कह सकता था, यानी वो ये बात भी सच्ची बता रहा था। और डोक्सा साफ करता है कि वो एस्मोडियस के खिलाफ नहीं लड़ना चाहता, जिस पे हान साफ करता है कि उसे एस्मोडियस लड़ने की जरूरत नहीं थी। डोक्सा को बस वो करना था जो वो कह रहा था, रेवोल्यूशन खड़ा कर ड्यूक के खिलाफ लड़ना और उसे मार देना, और यहीं से उसकी मदद होगी। जिस पे कंफ्यूज डोक्सा कहता है वो तो ड्यूक की साइड था ना, पर हान बताता है कि पहले चीजें अलग थे, पर अब उसका डोक्सा की मदद करना बेहतर था, क्योंकि जो एस्मोडियस उससे चाहता था वो ड्यूक की मदद करना नहीं था, बल्कि एस्मोडियस ने उसे एक ऑफर रखा था कि अगर वो उसे वो फेबल बना कर देगा जो वो चाहता है तो वो उसकी बेटी को वापस लौटा देगा। इसलिए उसने ड्यूक से स्पेस की साइड ली थी। और डोक्सा पूछता है कि वो कौन सी कहानी चाहता है, जिस पे हान साफ करता है कि एस्मोडियस द किंग ऑफ 73rd डीमन जैम का फेबल चाहता है। उस डीमन किंग ने उसे कहा था कि हान को अपने खुद के हाथों से इस डीमन जैम के 73rd किंग को जन्म देना था, नहीं फिर से प्रेग्नेंट होके नहीं, बल्कि मदद करनी थी उसे बनाने में। और यहाँ पर एक तरफ हम देखते हैं यो जंगकुक एक अलग ही प्लेनेट पर था, वो था प्लेनेट लुग्राशिया, जहाँ के मॉन्स्टर्स को मारकर वो चैन की सांस लेता कहता है कि आखिरकार 15 सिनेरियो का अंत यहीं पर होता है और उसे अभी और भी ताकतवर होने की जरूरत है। कि तभी नोटिफिकेशन आता है कि यूरियल उसे निराशा भरी नजरों से देख रहे थे कि यो जंगकुक को समझ नहीं आता कि आखिर आजकल ये कॉन्स्टेलेशन बार बार उससे क्यों बातें करती रहती थी, जबकि पिछली अपनी टर्न्स में यो जंगकुक की उससे कोई बात नहीं हुई थी। आखिर इस टर्न में ये कैसा बदलाव आया था। और यूरियल उससे पूछती है कि आखिर यो जंगकुक किम डोक्सा की तलाश क्यों नहीं करा, जिस पे जंगकुक साफ करता जाता है कि किम डोक्सा मारा जा चुका है, जिस पे यूरियल रोने लगती है। मेरे को बुरा लगता है उसके लिए, बट आई लव हर। कि तभी नोटिफिकेशन आता है कि 73rd डीमन जैम में यो जंगकुक का नाम बदनाम हो रहा था, जिससे यो जंगकुक एक बार फिर से परेशान होता है। आखिर मेरी बदनाम है ऐसी अजीब सी जगह पे क्यों पड़ा है, मुझे पहले लग रहा था कि किम डोक्सा मेरी नकल कर रहा है, पर आखिर अगर वो जिंदा भी बच गया है तो आखिर वैसी जगह पर वो मेरी नकल क्यों करेगा। बट तभी उसे ख्याल आता है कि क्या पता किम डोक्सा जिंदा बच चुका था और इस वक्त वो खतरे में था, और क्या पता वो किसी तरह से उस फेट तक से जिंदा बच गया था और अकेला उस होराइजन की कहानियों में जी रहा था जहाँ कोई सिनेरियो एग्जिस्ट नहीं करता था। और क्या पता जिंदा बचने के बाद ये उसका तरीका था मदद मांगने का, जिसके बाद से यो जंगकुक उसे डीमन जैम के बारे में ही सोचता हुआ वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। और अब टाइम बाद हम डोक्सा को देखते हैं आइलैंड के साथ, जिसने उसके फेबल्स को फिक्स कर दिया था और वो उसे समझा रहे थे कि डोक्सा को अपनी एक्टिविटीज के साथ सावधान रहना था, क्योंकि वो एक मेन सिनेरियो का एग्जाइल था। और फिर वो डोक्सा को ये भी बताते हैं कि आजकल घड़ियों को खरीदने वाले लोग बढ़ चुके थे, जिस पर डोक्सा कहता है क्या उनकी पहली घड़ियां 7 में जल्दी टूट गई। पर आइलैंड उसे समझाती है कि नॉर्मली इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के जो लोग थे वो घड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि इस जगह पर टाइम जैसी चीज को जानने की कोई जरूरत नहीं थी। और डोक्सा पूछता है कि कम से कम रात कब आने वाली है, उन्हें ये घंटे तो जानने चाहिए थे ना, जिस पे आइलैंड बताती है कि क्या वो अपनी किस्मत को बदल सकते थे, ये जानकर कि रात जल्दी आ जाएगी। पर एक रात ऐसी आई जब कोई भी नहीं मरा, और वो मुमकिन हो पाया था डोक्सा की वजह से, और डोक्सा की ही वजह से लोग वापस से अब रात से डरने लगे थे। इसलिए नहीं क्योंकि ये नेचुरल थे, बल्कि ये सोचकर कि क्या वो उसका हल निकाल सकते हैं, क्या वो कल के बारे में सोचकर जी सकते हैं। उनके मन में ये ख्याल वापस से आ पाए थे। और हम देख पा रहे थे कि आइलैंड ने भी अब अपने हाथ में घड़ी डाली थी, क्योंकि शायद अब वो अपनी फीलिंग्स को भी जाहिर कर रहे थे, जो देख डोक्सा मोटिवेट हो उसे शुक्रिया करता है। और आइलैंड बताते हैं कि उसने बस ये इसीलिए कहा था क्योंकि रेवोल्यूशनरी का खुद एकदम मूड खराब होना अच्छी
अच्छी बात नहीं थी। और तभी डोक्सा उसे रोकता कहता है, वैसे रुको, घड़ियों से मुझे याद आया, क्या तुम मेरे लिए एक और चीज बना सकते हो? ये एक छोटे से कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह होता है। और हाँ, वो स्मार्टफोन की बात कर रहा था जो कि उसके ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट के लिए तो जरूरी था। और फिर शाम के वक्त वापस गलियों में घूमता डोक्सा याद कर रहा था कि योजंको को निराशा महसूस होती थी जब वो इन घड़ियों को देखता था, क्योंकि बाकी तो अपने टाइम को पा सकते थे पर योजंको की था जो इस टाइम में नहीं जीता था। और वो हमेशा सोचता था कि लगातार घंटों के अंदर वो आखिर किस पलों के अंदर जीता था। जिसपे डोक्सा भी दुकान के अंदर एंटर करता कह रहा था कि वो योजंको के लिए भी एक घड़ी बनवाएगा ताकि वो इस दुनिया से थोड़ा और अटैच रहे। कि जब डोक्सा अंदर जाता है तो असलान चैटिंग करता हुआ किसी से जोर जोर से हंस रहा था और डोक्सा आकर पूछता है कि वो क्या कर रहा था, जिसपे असलान बताता है कि वो वही कर रहा था जो डोक्सा ने उसे बताया था। और डोक्सा पूछता है कि आखिर फाइटर के बारे में क्या हुआ, जिसपे असलान निराशा से बताता है कि कोई भी फाइटर ने वापस से रिप्लाई नहीं किया था। जिसपे डोक्सा से कहता है कि उसने उन सभी को क्या मैसेज लिखकर भेजा था और वह चुपचाप उसे वही एग्जैक्ट मैसेज बोल के बताएगा। जिसपे वो कहता है कि उसने लिखा था 15 साल की लड़की दोस्तों को तलाश रही थी और हर एक जेंडर का स्वागत था। जिसपे डोक्सा परेशान उस पे चिल्लाता है, हाँ सच में तुम्हें लगता क्या है कि सभी ब्लैक फ्लेम ड्रैगन जैसे हैं? और आखिर अभी तक तुमने कितने मैसेजेस भेजे हैं? जिसपे असलान बताता है कि पूरे 300। जिसपे वो भी कहता है कि शायद उन कॉन्स्टलेशंस को लगा होगा कि ये सब बस स्पैम मैसेजेस थे तो उन्होंने बस उसे इग्नोर कर दिया होगा। जिसपे वो भी कहता है कि वो भी बस इतने ही फाइटर्स को जानता था। और फिर डोक्सा कहता है कि उन्हें मंकी किंग को एक मैसेज लिखकर भेजना चाहिए। जिसपे असलान कहता है कि वो तो बहुत ही ताकतवर कॉन्स्टलेशन है और मैसेज भेजने के बाद भी बेशक कोई भी रिप्लाई नहीं आता। और असलान पूछता है कि क्या डोक्सा को पता था कि वो किन चीजों पे रिएक्ट करता था और किन चीजों में इंटरेस्टेड था। जिसपे डोक्सा कहता है वो एक मर्द वाला कॉन्स्टलेशन है और साथ ही उम्र उसकी काफी बड़ी है। और ये जानकर कि वो काफी बूढ़ा है, असलान उसे कोई एक लिखकर मैसेज भेज देता है जिसका वापस से एक रिप्लाई भी आ जाता है। जो सुन डोक्सा हैरानी से पूछता है कि आखिर असलान ने उसे ऐसा क्या भेजा था। जिसपे असलान उससे अपना वो लिखा मैसेज दिखाता है जिसपे सीधा मंकी किंग को रोस्ट मारा गया था और पूछा गया था कि आखिर उसकी हेडलाइन वापस कब आने वाली थी। जिसपे वो उसका रिप्लाई पढ़ता सुनाता है कि मंकी किंग ने उसे बताया था कि अगर वो कभी भी मिले तो वो उसकी जान ले लेगा। और वो पूछ भी रहा था कि आखिर वो कौन था। और असलान पूछता है कि क्या उसे योजंको को लिख देना चाहिए, पर परेशान हुआ डोक्सा कहता है, अरे कुछ भी जवाब मत देना, तुम मुझे और योजंको दोनों को मुश्किल में डालोगे। क्योंकि वो चाहता नहीं था कि मंकी किंग योजंको पे भड़क जाए। और वो ये भी सोचा था कि वो डेमन रैम के अंदर से अगर यूरियल को कोई मैसेज भेजेगा तो मुश्किलें बढ़ सकती थी। तो क्या उसे सिक्योरिटी प्लॉटर को कुछ मैसेज भेजना चाहिए, पर वो उसकी आइडेंटिटी तक भी नहीं जानता था। और अब ये काम काफी मुश्किल वाला हो चुका था कि तभी असलान बताता है कि फ्लेम ड्रैगन ने कहा था कि वो उसकी मदद करेगा। पर डोक्सा से कहता है तुम माफी बे उससे बात कर आया, छोड़ो उस बंदे का, वो किसी काम का नहीं है। पर असलान फिर बताता है कि ड्रैगन ने उसे बताया था और ये ड्रैगो एक्चुअली में असलान ने उसे नाम दिया था। खैर ड्रैगन ने उसे बताया था कि वो डेमन रैम के अंदर कुछ देर के लिए फाइटर था। जिसपे डोक्सा भी कहता है कि वेल्स ऑफ सर्वाइवल में तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। और फिर असलान बताता है कि ड्रैगन ने कहा था कि उसे सिनेरियो के रूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे तो उसने बस सभी को ही मार दिया था। उसने ड्यूक को मार दिया, एग्जीक्यूशनर्स को मार दिया और रेवोल्यूशनरी तक को भी मार दिया। जिसपे तभी डोक्सा को हिट होता है, एक मिनट, कहीं ये तब तो नहीं था जब 64 डेमन रैम यूनाइटेड हुआ था? ऐसा पागल इंसान डेमन रैम की हिस्ट्री में मौजूद है, नोवेल में उसके बारे में ये तो कहा गया था, पर मुझे पता नहीं था वो और कोई नहीं बल्कि अबेसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन होगा। और फिर डोक्सा से कहता है उससे फाइटर स्किल को मांगने के लिए। पर असलान बताता है कि उसके कुछ कंडीशन थे क्योंकि फिलहाल ही में उसे एक प्रॉब्लम हो रही थी और उसका रिश्ता उसके इनकारनेशन के साथ जम नहीं रहा था और उसकी इनकारनेशन उसे बार बार बस इग्नोर करी जा रही थी और वो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती थी, चाहे वो एकदम मुश्किल सिचुएशन में क्यों ना हो। और डोक्सा जानता था कि उसकी इनकारनेशन तो हान सेंग थी और डोक्सा फटाफट असलान को ये सारी बातों के बारे में डिटेल में पूछने के लिए कहता है कि आखिर हान सेंग कैसी मुसीबत में पड़ रखे थे। और यहाँ पर हम वापस हान सेंग की तरफ आते हैं जो कि कुछ लोगों को मारकर उनका शिकार कर रहे थे और उसके चेहरे पे ही हम देख पाते हैं उस हल्की सी दिख रही निराशा को। और फिर परेशान हुई वो कहती है कि उसने बाल बाल इस सभी को मारा और ये हरामखोर बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं इस नई दुनिया में। और पीछे से एक आदमी उठने ही वाला था कि हान सेंग एक जोर की लात मार उसका थोड़ा टेढ़ा कर उसे बेहोश कर गुस्से में पहले किम डोक्सा को गालियां देती है और दूसरी बार गालियां देती है योजंग्यो को। और परेशान हुई कहती है मैं किम डोक्सा का तो समझती हूँ पर आखिर वो हरामखोर योजंग्यो कैसी एक्टिंग क्यों कर रहा है, जैसे वो अपने आप को कमरे में छुपा के रख रहा हो और फिर अकेले ही बड़बड़ाते बकवास करने। और अब वो कोरियन पेनिसुला के सिनेरियो को छोड़कर जाकर अपने ही कुछ पर्सनल सिनेरियो में जा चुका है, इसलिए अब वो एकदम परेशान हो रखे थे कि योजंग्यो और किम डोक्सा दोनों के जाने के बाद कोरियन पेनिसुला के सभी मेन सिनेरियोस को उस अकेली को संभालना पड़ा था। और तभी वहाँ पर दरवाजा खोलकर योसांगा आती है जिसपे हान सेंग चिड़ी कहती है कि योसांगा यहाँ पर क्या कर रही थे क्योंकि उसे तो लगा था कि वो काफी सेलिब्रिटी बन चुके थे और अपनी जिंदगी के मजे ले रहे थे। पर सांगा उससे पूछती है कि आखिर सुइहें कब तक इस
तरह से व्यवहार करेगी। और बस क्योंकि कानून जा चुका था, इसका मतलब ये नहीं था कि हान सेयोंग को बस जिस मर्जी को मार देना चाहिए। और मन में तो हान सेयोंग कह रहे थे कि ये लोग भविष्य में बुरे बनेंगे, पर साफ ना बताती वो कहती है कि हरामखोर वैसे भी कुछ भविष्य में गलती करेंगे। और सांगा कहती है कि उसने चांस तक भी नहीं दिया, जिस पर सेयोंग कहती है कि यो सांगा किसी भी चीज के बारे में नहीं जानते, तो उसे यहाँ पर बोलने का हक नहीं था। तभी सांगा नाम ले रही है 3 Ways to Survive in a Ruined World का ओरिजिनल वेब नॉवल का। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या यही वो किताब थे जैसे वो प्रॉफिट्स रेवलेशन कहते थे, और क्या हान सेयोंग ने भी उससे ही पढ़ा था। और कॉन्स्टलेशंस तक को भी इस किताब के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। और क्या किम डोक्सा ने भी इसी किताब को पढ़ा था, इसीलिए उसे पता था कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। जिस पे सुयोंग उसे कुछ नहीं बताते, ये कहकर कि उसे कुछ नहीं पता। और मन ही मन वो जानते थे कि फिलहाल तो वेज ऑफ सर्वाइवल की इन्फॉर्मेशन अभी फिल्टर हो रही थी, पर इतना उन्हें पता नहीं था कि ये कब तक चलेगा। तो इसलिए उसे उन लोगों के नंबर्स को कम करना था जो वे इस चीज के बारे में बात कर रहे थे। कि तभी परेशान हुई यो सांगा कहती है कि आखिर किम डोक्सा ने ऐसा क्यों किया, डोक्सा ने ऐसा डिसीजन क्यों बनाया, जबकि वो भविष्य के बारे में पहले से जानता था। और वो जानते थे कि इन सिनेरियोस के पहले यो सांगा भी एक आम सी वर्कर थे जो किम डोक्सा के साथ ही काम करते थे। और वो चिड़ी उसे बताती है जहाँ पर भी मैं जाती हूँ मुझे हर जगह बस किम डोक्सा की वो इज्जत की बातें सुनाई देती है कि वो कितना ज्यादा महान है, जबकि उनमें से किसी को नहीं पता कि किम डोक्सा असल में कैसा है। वो एक नंबर का सेल्फिश हरामखोर है। वो शुरू से लेके अंत तक सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो लोगों को बेवकूफ बनाता है और अपने आखिरी पल में भी वो एक हिपोक्रेट था। आखिर मैं उसकी परवाह क्यों करूं, चाहे वो जिंदा है या मरा है, मुझे उसकी परवाह नहीं। पर फिर भी मैं जानती हूँ कि वो मरा नहीं है, वो पक्का किसी दुनिया में मजे की जिंदगी जीता फेबस को इकट्ठा करा होगा। जिस पर सांगा कहती है कि क्या उसे ये सच में लगता है। जिस पर सुयोंग बताते हैं बेशक तुम किम डोक्सा को अच्छे से नहीं जानते, पर सांगा साफ करती है कि नहीं वो उसे अच्छे से जानती है। एक व्यक्ति इतनी जल्दी नहीं बदलता। डोक्सा एक ऐसा व्यक्ति था जैसे अपने करियर से ज्यादा नॉवेल्स पढ़ना ज्यादा पसंद था। भले ही वो प्रेजेंटेटिंग में अच्छा नहीं था, पर वही था जो लोगों की प्रेजेंटेशन को सबसे अच्छे से समझता था और सबसे अच्छे से सुनता था। तो इसलिए वो पक्का जानती है कि डोक्सा काफी अकेला था। और फिर वो फैसला लेकर साफ करती है हान सुयोंग यहाँ पर कुछ भी हो जाए, चाहे वो कहीं भी हो जाए, हमें जाकर किम डोक्सा की रक्षा करनी है। जो देख हान सेयोंग सोच रहे थे कि किम डोक्सा सच में काफी लकी था कि यहाँ पर इतने लोग थे जो उसके दिल से परवाह करते थे। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि एक नया मेन सिनेरियो शुरू हो चुका था और वहाँ आसमान से एक अलग सा पोर्टल खुलने लगता है। और वहीं पर वो अजीब सा डोका भी प्रकट होकर बताता है कि वो ज्यादा वेब पैटर्न्स का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो बहुत ही ऑब्वियस हो चुके थे, पर उसने इस बार ऐसा किया था क्योंकि सभी के पास काफी फ्री टाइम बचा सा लग रहा था। और तभी आसमान के अंदर से वो बड़े बड़े उड़ते हुए मॉन्स्टर तेजी से हमला करने के लिए नीचे बढ़ते हैं। और यो सांगा चिंतित कहती है कि क्या ये भी ओरिजिनल सिनेरियो का पार्ट था, जिस पे सुयोंग खुद कंफ्यूज थे क्योंकि उसे भी इस चीज के बारे में कुछ भी याद नहीं था। और याद करती कि वो इस चीज को कैसे मार सकती है। वो अपने स्टिग्मा लेवल 6 के ब्लैक फ्लेम्स को एक्टिवेट करती है और तेजी से हवा में उस मॉन्स्टर की तरफ आकर वो सीधा उसकी पीठ के ऊपर अपने स्टिग्मा के साथ एक्टिवेट किया गया वो खंजर को खोप देती है। पर नोटिफिकेशन आता है कि वो ग्रेड 3 की मॉन्स्टर्स ड्रैगन स्पीशीज क्रेग कैगर ने उसके अटैक के खिलाफ डिफेंड कर लिया था डार्क रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर जो उसकी एबिलिटीज के अपोजिट था। और पीछे से एक दूसरा ड्रैगन आकर उसे खाने वाला था कि हान सेयोंग बार बार उससे बचाते हैं और गुस्से में चिल्लाती अबेसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन को गालियां देती कहती है कि वो गधा ड्रैगन सच में किसी काम का नहीं था। जिसपे ड्रैगो सुयोंग को निराशा की नजरों से देखने लगता है और मन में ही वो सोच रहे थे कि क्या होगा अगर वो अबेसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन के फेबल को सक्सीड कर लेता। पर फिर परेशान हुई ये भी कहती है कि वो उसके फेबल को सक्सीड नहीं करना चाहती और परेशान हुए कह रही थी कि अगर सिर्फ वो गधा किम डोक्सा यहाँ पर होता तो वो उसे बता देता कि यहाँ पर करना क्या था। तभी नोटिफिकेशन आता है कि अबेसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन उसे बता सकता है कि इनकी कमजोरी क्या है अगर वो जानना चाहती है तो। जिस पे हान सेयोंग बिल्कुल चौधरी कहती है कि वो अच्छे से जानती है कि अबेसल ड्रैगन को इन सिनेरियोस के बारे में नहीं पता था और पिछली बार भी उसने जो उसे बातें बताई थी वो सभी गलत थे। पर नोटिफिकेशन आ रहे थे ये अबेसल ड्रैगन बहुत ही एक्साइटमेंट में उछल रहा था, जिस पे हान सेयोंग को थोड़ी सी उस पर उम्मीद आती है। और यहाँ एक्चुअली में हम देखते हैं अबेसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन से असलान के जरिए डोक्सा भी उससे बातें कर रहा था। और फिर हान सेयोंग बिल्कुल ही अबेसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन की बात को सुनने के बाद उसे ड्रैगन मॉन्स्टर के उससे सर पर बने गए स्टोन एरिया की तरफ टारगेट करती है जहाँ पर उन मॉन्स्टर्स के पास कोई भी रेसिस्टेंस नहीं था और तड़पता हुआ वो ड्रैगन मॉन्स्टर मारा जाता है। जिस पे हान सेयोंग भी हैरानी से कहते हैं कि वाह अबेसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन तो काफी यूजफुल था। जिस पर उसका कॉन्स्टलेशन भी एकदम प्राउड था और वो सुयोंग को बताता है कि उस बार उसे ये जानकारी काफी यकीनदायक सोर्स से मिली थी। जिससे हान सेयोंग ड्रैगन से बचती उससे कहती है कि आखिर वो उसे सच क्यों नहीं बताता कि उसे ये जानकारी किस सोर्स से मिली थी, आखिर कौन था जो उनकी मदद करा था। और यहाँ वापस हम आते हैं अब डीमन ड्रीम के अंदर जहाँ अब
तीसरी रात शुरू हो चुकी थी और वहाँ एक तरफ हम डोग्जा और असलान को छुपा पाते हैं और बाकी अब जो सभी एग्जीक्यूशनर थे वो लोगों को टारगेट करके घायल कर रहे थे। और यहाँ पर डोग्जा हायंग को बताता है कि इस काम में उससे बेहतर कोई नहीं था, जिस पे हायंग कहता है कि उसे स्किल को सीखे सिर्फ 2 घंटे हुए थे, जिस पे डोग्जा का मानना था 2 घंटे काफी थे। और उसकी तरफ देखता डोग्जा अपने मन में सोच रहा था कि आखिर एक परफेक्ट इनकारनेशन क्या हो सकता है। यहाँ पर टाइम था जब स्टार स्ट्रीम के अंदर नोवेल में कमेंटर्स इस बात को डिस्कस करते थे अगर 1-on-1 में स्ट्रॉन्गेस्ट की बात आए तो वो पक्का यो जंगकुक था, और जब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात आए एना क्रॉफ्ट को कोई नहीं हरा सकता था, और जब बेस्ट टैंक की बात आए तो ली ह्यूनसंग से आगे कोई नहीं था, और 1 मैन आर्मी की बात आए तो रणवीर खान के सामने कोई नहीं था। पर इन सभी डिस्कशन में जांग हायंग के बारे में कभी बात नहीं की गई थी। पर जांग हायंग जिसका डिफेंस यो जंगकुक से ज्यादा था, जो 1-on-1 फाइट्स में एना क्रॉफ्ट से ज्यादा बेहतर था, बड़ी फैली लड़ाइयों में ली ह्यूनसंग से बेहतर था, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में रणवीर खान से ज्यादा कमाल का था, और एक सबसे परफेक्ट इनकारनेशन वो हो सकता है जो हर एक चीज में ठीक काम कर सकता है, वो नहीं जो सिर्फ एक ही चीज में हद से ज्यादा कमाल का था, बल्कि वो बैंक जिसके पास पूरी वेज ऑफ सर्वाइवल में सबसे ज्यादा एट्रीब्यूट्स और स्किल्स थी। जब सेम स्किल को सीखा जाता है वो टैलेंट हाई स्किल लेवल तक पहुंचने का सबसे ज्यादा उसके सामने अभी वही मौजूद था, सबसे परफेक्ट इनकारनेशन था जांग हायंग, अनआइडेंटिफाइड बॉल का मास्टर और ट्रांसेंडेंस का राजा, जिससे वेज ऑफ सर्वाइवल का दूसरा भाग शुरू होता है। और फिर हायंग भी इस्तेमाल करता है फाइटर ट्रांसफॉर्मेशन का, और सभी लोगों के सामने वहाँ पर बहुत ही तेज ज्वाला की रोशनी चमकती है, और जब सभी लोगों का ध्यान जाता है तो उनके सामने हायंग मौजूद था, और वह नोटिफिकेशन साफ दिख रहा था कि कैरेक्टर जांग हायंग एक फाइटर के तौर पे अवेकन हो चुका था, और ये फाइटर एक ऐसी स्किल थे जिससे आसपास मौजूद हर एक लोगों का डर कम हो जाता था। उन एग्जीक्यूशनर के खिलाफ एक व्यक्ति जितना देर तक इस क्लास में शोषित रहेगा उतनी ही ताकतवर स्किल बनती थी, तो इसलिए जांग हायंग फाइटर के लिए बेस्ट कैंडिडेट था बिना अनआइडेंटिफाइड बॉल के भी। और हायंग तेजी से बढ़ा उन एग्जीक्यूशनर के खिलाफ जा रहा था, और एक एग्जीक्यूशनर को देखता वो सीधा उस पर टूटा। वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका कटा है, जो देखता डोक्सा बताता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ एक थे कि हायंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था, क्योंकि जांग हायंग के पास टैलेंट की कमी नहीं थी, बल्कि उसके पास टैलेंट ही बहुत ज्यादा था, बल्कि उसकी चिंता थी उस टैलेंट से जो तबाही फैलती है। और यहाँ पर हायंग ने उस एग्जीक्यूशनर के ऊपर एक तेज लात तो दे मारी थी, जिससे वहाँ डिस्ट्रक्शन फैलते हैं, पर वह एग्जीक्यूशनर डोज कर लेता है। और डोक्सा बता रहा था कि जांग हायंग वेज ऑफ सर्वाइवल का लोता ऑलराउंडर था, और उसकी वॉल ही थी वो गारंटेड करती थी उसकी उस कमाल की ग्रोथ को, वो स्किल जो उसे वॉल ट्रांसलेशन से मिल सकते हैं, यानी सिमिलरली उसी तरीके से जैसे अभी उसने वॉल के जरिए अबेसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन से एक स्किल सीख ली थी। बेशक उसके लिए भी ट्रांसेंडेंस की सबसे ऊंची चढ़ाइयों तक पहुंचना नामुमकिन ही था, पर दूसरे के सालों का टैलेंट घंटों में सरपास कर जाना, ये टैलेंट खुद के ओनर को ही खतरे में डालता था। और यहाँ पर वैसे ही एग्जीक्यूशनर हायंग को पकड़कर उस पर डेथ मार्क लगाने की कोशिश करता है, पर उसे नोटिफिकेशन आता है कि इस पोजीशन के ऊपर इस मार्क को नहीं लगाया जा सकता, जिससे वह एग्जीक्यूशनर समझ आता है कि उसके सामने एक फाइटर था। हायंग अपनी ज्वाला जैसे हाथों से उसे पकड़कर जमीन पे पटकता है और उसका गला दबा उसे मार देता है, और ये नोटिफिकेशन भी हर जगह पर फैल जाते हैं कि फाइटर द्वारा एक एग्जीक्यूशनर मारा गया था। और अब जो एग्जीक्यूशनर के नंबर बचे थे वो थे सिर्फ 6, और मुझे पता नहीं क्यों बिल्कुल थोड़ी सी सन वुकोंग की याद आ जाती है हायंग की ये फॉर्म को देखकर। और अब लोग बबला के चिल्लाने लगते हैं, एक एग्जीक्यूशनर मारा गया, क्या ऐसा सच है? एक एग्जीक्यूशनर मारा गया। और कुछ ये भी बता रहे थे कि एक फाइटर भी प्रकट हो चुका है, और ये सभी सिटीजन्स इंस्पायर्ड हो रहे थे इस रेवोल्यूशन की उबलती ज्वाला से। और हायंग भी अब एकदम खुश था, क्योंकि वो फाइटर ट्रांसफॉर्मेशन में एकदम इमर्स्ड हो चुका था, यानी घुल चुका था। कि तभी पीछे से एक थप्पड़ आकर लगता है कि हायंग का सारा होश वापस ठीक हो जाता है, और वो चिल्लाता कहता है, अरे दर्द हुई यार, तुमने इतनी जोर से क्यों मारा मुझे? पर डोक्सा से समझाता है शांति से फोकस करने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि हायंग की ये ताकत एग्जीक्यूशनर्स के खिलाफ खतरा थी, पर इनके साथ सिर्फ एग्जीक्यूशनर्स को ही संभाला जा सकता है, और ऐसी ताकत के नशे में रहना काफी खतरनाक भी हो सकता है। और तभी उस जगह पर फटाफट भागते आइलिन आती है और बताती है कि 2 एग्जीक्यूशनर वेस्ट में थे और एक साउथ में था, और बाकी सारे ही नॉर्थ में थे। और वैसे ही वो जाने लगते हैं कि चलते हैं फोर्थ वॉल का नोटिफिकेशन आता है कि फोर्थ वॉल जांग हायंग को देखकर अपनी जुबान लपलपा रही थी, क्योंकि शायद वो उसे खाना चाहती थी, जिस पर डोक्सा साफ इनकार करता है उसके बारे में सोचना भी मत, जिस पे फोर्थ वॉल डिसअपॉइंटेड हो जाती है। और फिर वो कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम उस दीवार के साथ दोस्त बनना चाहते थे और दोस्तों को खाया नहीं चाहता गधा है, जिस पे डोक्सा कहता है कि वो भी तो फोर्थ वॉल के साथ दोस्त बनना चाहता था। और यहाँ ये बहस करते जाते हैं कि यहाँ पर अब सभी सिटीजन्स एकदम मोटिवेटेड होते चला रहे थे कि फाइटर अब आ चुका था और अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ पर हायंग जाकर एक और एग्जीक्यूशनर को जोर का मुक्का दे मारता है, और इस बार से वो एग्जीक्यूशनर भी मारा जाता है। और अब सिर्फ बचे थे 5 कि पीछे से एक और एग्जीक्यूशनर पर बाकी लोग तेजी से वार करने के लिए बढ़ते हैं, तो वो एग्जीक्यूशनर उड़ता हुआ
वह वहाँ से भागने लगता है और हायंग उसके पीछे पीछे जाता है और डोक्सा जानता था इस तरह से आज की रात भी सेफली बीत जाएगी, क्योंकि इतने डैमेज के बाद ड्यूक भी इन्हें जबरदस्ती वापस बुला लेगा। पर किम डोक्सा फिर भी एकदम शार्प था, क्योंकि जब तक रात खत्म नहीं होती वो अपना गार्ड डाउन बिल्कुल नहीं कर सकता था। और तब किम डोक्सा को ख्याल आता है कि हान मिंगो अब उसके स्पाई के तौर पे काम कर रहा था और दिन के वक्त पहले ही 3 एग्जीक्यूशनर्स मार दिए थे। और ऐसे हालातों के अंदर इस रात के अंदर ड्यूक ने भी इन एग्जीक्यूशनर्स को बिना प्लान से नहीं भेजा होगा और यहाँ पर अभी कुछ तो चाल होगी जो ड्यूक चलेगा कि तभी अचानक ही 4 एग्जीक्यूशनर्स तेजी से आकर डोक्सा को हर तरफ से घेर लेते हैं। डोक्सा तेजी से बचकर उसी पल हवा में आकर गार्डियन को आवाज देता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्क भी छुपा अपनी विटैलिटी से डोक्सा को प्रोटेक्ट करता है। और अब मार्क की भी 3 प्रोटेक्शंस का इस्तेमाल हो चुका था और उन्हें देखता हुआ डोक्सा समझ जाता है कि ड्यूक ने पहले से कुछ प्लान बना रखा था और वो उसे घेरे हैं जैसे वो टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हो। यानी जांग हायंग इस वक्त खतरे में था। हायंग एक और एग्जीक्यूशनर पर तेजी से वार करने के लिए जा ही रहा था कि तभी कुछ अजीब सा होता है। एक बहुत ही तेज वार हायंग की तरफ आता है और वो दूर जाता क्रैश होता है और डोक्सा देख पाता है कि जिस भी व्यक्ति ने इस वक्त हायंग को हिट किया था वो इतना ताकतवर था कि वो एक फाइटर को इतना डैमेज दे पाया। और डोक्सा फटाफट वे ऑफ द विंड का इस्तेमाल कर हवा में आकर घायल हायंग को पकड़ लेता है और उसे हिलाने की कोशिश करता उसका हाल पूछता है। और यहाँ डोक्सा ने उसे एक जगह पर नीचे बिठाया था कि उसके सामने वो एंटिटी एग्जीक्यूशनर से बदलकर अपना असली रूप लेना शुरू कर देती है। ये पूछती हुई कि क्या उसके सामने रेवोल्यूशनरी था और मुस्कुराता डोक्सा कहता है जैसा सोचा था, क्योंकि एग्जीक्यूशनर रात में फाइटर को नहीं हरा सकता है पर मेरे सामने जो मौजूद है वो हरा सकता है। लगता है कि ड्यूक ने भी अपना दिमाग थोड़ा चलाया है कि इसे अंदाजा हो गया कि एग्जीक्यूशनर्स के अलावा किस और चीज को दुश्मन बनाया जा सकता है। और अब उसके सामने मौजूद था एक अजीब सा ह्यूमनॉइड क्रिएचर जो कि शक्ल से तो एक पंछी जैसा दिखता था। और डोक्सा उसे देखता कहता है तुम ड्यूक तो नहीं लगता है पर एक मार्कियस हो। मैंने सही कहा ना कि यहाँ वो पूछता है कि पहले वो उसके बात का जवाब दे कि क्या वही रेवोल्यूशनरी था। और डोक्सा के यहाँ करने पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता कहता है मैं मार्कस ऑस्टियन हूँ। और डोक्सा उसे याद करता कहता है कि डेवन मार्कस ऑस्टियन उन 2 मार्कस में से एक था जो ड्यूक सिस्विस के साथ इस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को चलाते थे। कि डोक्सा इधर उधर देखता कहता है कि दूसरे वाला कहाँ पर था और इनके पास तो एग्जीक्यूशनर की ताकत नहीं लगती। और दूसरा जब वो देखता है तो वो भी एक ह्यूमनॉइड फॉर्म में मॉन्स्टर जैसा था। और डोक्सा से पूछता है कि क्या वो भी एक मार्कस था और उसे देखकर बाकी लोग चिल्लाते हैं कि ये तो मार्कस क्वार्टेटो था, जिसे देखकर लोग थोड़े घबराए थे कि क्वार्टेटो चिल्लाता है ऐसा संघर्ष खड़ा करना इतने जरूरी समय के बाद तुम में हिम्मत बहुत है और तुम्हारे इस गोटियों के दम को देखकर ये वो प्राइस है जिसे तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और तभी वो अपने फेबल रूलर इस कमांड को एक्टिवेट करता है और वो फेबल एकदम डार्कनेस की तरह हर जगह पर फैलने लगता है और अब सभी लोग अपनी हिम्मत खोने लगते हैं। क्वार्टेटो बताता है कि वो रेवोल्यूशनरी अपना सब कुछ खो देगा, उनकी ये शांति की रातें खत्म हो जाएंगे और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में ऐसी मुश्किल खड़े करने का इस पाप का भुगतान उसे भुगतना पड़ेगा। और तभी क्वार्टेटो के पीछे हम देखते हैं चमकते हुए रेड मून को और वो चिल्लाता सभी को बताता है कि यह उनके रेवोल्यूशन का भुगतान था, यह उन सभी के पाप की सजा थे। क्या ड्रामेबाजी करता है ये बंदा। और वैसे ही अपने उस डार्कनेस जैसे ओरा को वो ड्रामे करते डोक्सा की तरफ अनलीश करता है और वो लाल लाल डिमोनिक ओरा हर तरफ से डोक्सा को घेरा था और वो ये भी चिल्लाता है अब देखो ये कैसे गिरता है, गिरो गिरो गिरो। और बाकी सभी तो गिर रखे थे क्योंकि उनकी उम्मीद जा चुकी थी। और यहाँ किम डोक्सा सोच रहा था कि एग्जीक्यूशनर का सामना सिर्फ फाइटर कर सकते थे और क्योंकि अब उसके दुश्मनों ने भी अपनी खुद की ताकत इस्तेमाल करने का डिसाइड किया था तो उससे भी बदले में बराबरी में जवाब देना चाहिए। पर क्योंकि उसकी इनकारनेशन फॉर्म अभी काफी ही ज्यादा शेकी थे यानी कमजोर थे तो वो अपनी ज्यादा ताकत बिल्कुल नहीं दिखा सकता था। और बस भी वो भी कॉन्स्टलेशन बना था। और ये देखकर कि डोक्सा अभी तक गिरा नहीं था क्वार्टेटो पूछता है कि आखिर वो था कौन, जिस पर डोक्सा तबे अपने कॉन्स्टलेशन के स्टेटस को आजाद करता कहता है तुम ये जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। और वो भयानक चमकती एनर्जी उससे हर जगह फैले डाकोरा को जड़ से खत्म कर देती है। और वो दोनों ही मार्कियस उस भयानक प्रेजेंस को महसूस करते हैं कि यहाँ डोक्सा को नोटिफिकेशन आ रहे थे कि उसकी इनकारनेशन फॉर्म डोक्सा का असली स्टेटस नहीं दिखा सकते क्योंकि उसका इनकारनेशन फॉर्म एकदम टूट रखे थे तो उसके स्टेटस को अभी कम कर दिया जाएगा। इसलिए उसका स्टेटस दिखाया जाता है फिलहाल के वक्त एक हिस्टोरिकल ग्रेड, जबकि डोक्सा एक्चुअली में अब एक फेबल ग्रेड का कॉन्स्टलेशन था। और उसे देखकर वो डरे हुए मार्क्यूस चिल्लाते हैं कि उनके सामने तो इस वक्त एक कॉन्स्टलेशन मौजूद था जो उन्हें साफ साफ निचले दर्जे से देख रहा था। कि तभी डोक्सा को लगातार ये भी नोटिफिकेशन आते हैं कि किसी ने इस डीमन जेम के अंदर डोक्सा के प्रेजेंस को नोटिस कर लिया था। और ये नोटिफिकेशन लगातार आए थे
थे कि तभी डोक्सा अपनी बैग में देखता है तो उसके इनकार्नेशन फॉर्म टूटना शुरू हो चुके थे क्योंकि वो उसके स्टेटस को हैंडल नहीं कर पा रहे थे और डोक्सा से फटाफट एंड करने की सोचता है जब वो एकदम घबराए हुए थे उसके स्टेटस को देखकर, जिसके लिए वो बुकमार्क को एक्टिवेट करने वाला था, पर उसकी इनकार्नेशन फॉर्म अभी इतनी ज्यादा टूट रखी थी कि उसके पास तभी ये करने की ताकत भी नहीं थी और डोक्सा की जो एक्साइल पेनल्टी थी उसे जल्दी तेजी से बढ़ाया जा रहा था। और तभी वो पंछी वाला मार्कस अपने एग्जीक्यूशनर स्किल का इस्तेमाल करता है क्योंकि एक्चुअली में वो दूसरे वाला, हाँ क्वार्टेटो, वो तो एक एग्जीक्यूशनर नहीं था, पर यहाँ पर एक्चुअली में इस एग्जीक्यूशनर का बेस ही ये मार्कस था, पर उसने अपनी दूसरी फॉर्म का इस्तेमाल किया था लड़ने के लिए ताकि वो फाइटर से लड़ते वक्त एक एग्जीक्यूशनर की पेनल्टी को फेस न करे। और यहाँ वो जानता हुआ बताता है कि इस सिनेरियो के अंदर तो वो कॉन्स्टलेशन होकर भी उसे मार नहीं सकता था और क्वार्टेटो मदद की पुकारे मांग रहा था कि तभी वो उनमें से एक एग्जीक्यूशन नोटिस कर लेता है कि डोक्सा की इनकार्नेशन फॉर्म टूट रही थी, जिससे वो समझ जाता है कि उसके सामने एक एग्जाइल था। तो अगर वो चुपचाप उसे वो मार तो नहीं पाता, पर अगर वो उसके फेबल पाले तो वो खुद से ही खत्म हो जाएगा। और वैसा ही करने के लिए वो एग्जीक्यूशनर उस पर टूटता है। जिन पलों में किम डोक्सा सोच रहा था कि उसे एक मार्कस को मारने के लिए कम से कम इलेक्ट्रिफिकेशन का इस्तेमाल करना जरूरी था, पर वो स्किल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था और अगर उसने ज्यादा टाइम वेस्ट किया तो उसकी इनकार्नेशन फॉर्म ही नहीं बल्कि बाकी सिविलियंस भी खतरे में आ जाएंगे। और यहाँ पर अब भागे बाकी नोबल्स पे हमला करने के लिए बढ़ रहे थे कि यहाँ डोक्सा अपने सामने कोई तरीका सोच रहा था, कोई अलग तरीका इन्हें मारने का, और यहाँ पर सिर्फ एक तरीका था। तभी उससे पहले होता क्या है, वो एग्जीक्यूशनर जो उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था उसके हाथ हवा में ही काटे जाते हैं जांग हायंग के द्वारा, जो अब वापस से उठ चुका था और वो एग्जीक्यूशनर जमीन पे नीचे जा गिरता है कि यहाँ पर जांग हायंग ने इस्तेमाल किया था एक स्किल इमोर्टल बॉडी लेवल 7 की, जो देख डोक्सा कहता है यह तो इमोर्टल बॉडी है, यह तो एक हाइपर रीजनरेशन स्किल है जो कि मोरिम से मिलती है। जिस पे हायंग बताता है कि उस चार्ट में जो उसने कल बनाया था उनमें से एक व्यक्ति मिला था जो कि मोरिम से था, यानी यहाँ पर हायंग ने सिर्फ ब्लैक फ्लेम ड्रैगन से ही बात नहीं की थी और डोक्सा जानता था कि ये इमोर्टल बॉडी उसने सीखी होगी स्काई ब्रेकिंग स्पोर्ट सेंट से। और हाथ कटा नीचे वो एग्जीक्यूशनर चिल्लाता है सबसे पहले फाइटर को मारने के लिए, और अब यहाँ पर हमारे बाकी सिटीजन भी आ चुके थे ये बता करके उन पर नोबल्स ने हमला कर दिया था जिन्हें तो वो वापस बराबरी में लड़कर मार सकते थे। और वहाँ पर एक ऑल आउट जंग शुरू हो जाती है जिस हर एक लड़ाई के बीच में वो सभी नोबल्स, एग्जीक्यूशनर्स, मार्कस, डोक्सा और हायंग को घेर लेते हैं। जिस पे हायंग बताता है कि वो नोबल्स को नहीं मार सकता, जिस पर डोक्सा उसे बस एग्जीक्यूशनर्स को संभालने के लिए कहता है। और जब क्वार्टेटो तेजी से हायंग की तरफ हमला करने के लिए बढ़ा था, डोक्सा अपना हाथ उसके आगे करता है तो वो वाइटैलिटी पॉइंट उसकी रक्षा कर लेता है क्योंकि इस वक्त वह सिनेरियो की प्रोटेक्शन के अंडर था। और तब तक डोक्सा हायंग को एक एक कर बाकी एग्जीक्यूशनर को संभालने के लिए कहता है कि तभी अचानक नोटिफिकेशन आता है कि डिकेटर ने रात को जबरदस्ती वापस बुला लिया था। हाँ, यानी अब फाइनली दिन आ गया था क्योंकि आज की रात खुद डिकेटर ने हार मान ली थी। और दिन की रोशनी में नोटिफिकेशन आता है कि आज की रात में कोई नहीं मारा गया था, पर उसके बाद वो ताकत जो डोक्सा की रात में रक्षा कर रही थी वो भी चली जाती है, जिसका फायदा वो नोबल्स उठाना चाहते थे और उसे दिन में ही मारना चाहते थे और सभी उस पर टूट पड़ते हैं। पर डोक्सा मुस्कुराता कहता है तुमने तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, पर यह है तुम्हारा अब नुकसान बनेगा क्योंकि अब रात जाने के बाद जो सभी एग्जीक्यूशनर्स भी थे वो बिना अपनी ताकत के अब नॉर्मल हो चुके थे, यानी अब उन्हें भी मारा जा सकता था। और जो दो मार्क्यूसिस भी थे जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के कोर मेंबर्स थे वो भी अब यही पर थे। और डोक्सा इसी मौके का तो काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। और तभी डोक्सा अपने फेबल को अनलीश करता है। वो फेबल बग स्लटर, वो अपनी कहानी सुनाना शुरू हो गया था। और ये बग स्लटर वही फेबल था जो डोक्सा को डीमोनल टेंटाशियो को मारकर मिला था। जैसे अगर आपको याद ही था तो अपने से नीचे लेवल के हर एक को वो डरा के दबा देता था। और बेशक इस वक्त डोक्सा के सामने उसकी एकदम कमजोर फॉर्म के सामने भी उससे ताकतवर तो कोई नहीं था। और ये जो फेबल था वो ओरिजिनली पाया जाता था हजारों कमजोरों का चीट फाड़ कर बग स्लटर ये एक ऐसा फेबल था जो ताकतवर व्यक्ति के सामने बहुत ही कमजोर था, पर जब कमजोर दुश्मन इसके सामने होते थे तब ये बहुत ही भयंकर था। और वो नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि हर एक बीइंग जिनका स्टेटस डोक्सा से कम था, डोक्सा के पास उनके सामने एब्सोल्यूट पावर थे और कुछ ऊपर से उस पर हमला करने के लिए जो बढ़े थे, जिनकी तरफ जब डोक्सा तेजी से घूरता है उनकी एकदम घबरा कर हालात टाइट हो जाती है। और उस मौके का फायदा उठाकर डोक्सा पहले एक नोबल की तरफ आता है और उसे एक मुक्के से मार देता है, जिससे उसे एक हिस्टोरिकल ग्रेड का फेबल मिलता है। और फिर दूसरे के पास आकर उसे मारता है, तीसरे के पास आकर उसे मारता है और हर एक से उसे एक हिस्टोरिकल ग्रेड का फेबल मिल रहा था। और जो तबाही वो अपने हर एक बार से मचा रहा था वो बहुत ही भयंकर थे। जबकि उस कमजोर डोक्सा की फॉर्म को नोटिफिकेशन आ रहे थे कि उसकी इनकार्नेशन की फॉर्म जल्दी टूट रही थी। और अब वो पंछी वाला मार्क्यूस पे वहाँ से फटाफट भागने की सोचता है और वो दूसरा मार्क्यूस क्वार्टेटो वो भी वहाँ से उड़कर निकलना चाहता था। डोक्सा दोनों को ही गर्दन
गर्दन से पकड़कर रोक लेता है और उनकी गर्दन से पकड़कर उन्हें तड़पाने लगता है, जिससे उनकी दबाकर चीखें निकल रही थी। डॉग्स उन्हें पटक कर एक जगह फेंकता है और उन्हें मारने के बाद उसे नोटिफिकेशन आ रहे थे कि उसे काफी सारे नए फेवर्स मिले थे और उसने उन दोनों मार्क्यूज को हरा दिया था, जिससे उसे एक नई अचीवमेंट मिली थी और डोग्सा का नाम जो था वो यो जंगक्युक वाला। इन मार्क्यूसेस को मारने के बाद बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलने लगा था और डीमन रैम में मौजूद था ये रैंक नोबल्स अब डोग्सा के डर में थे और उसे 50,000 कॉइंस का रिवॉर्ड भी मिलता है। और यहाँ पर जो बाकी नोबल्स थे उन्हें बाकी सिटीजन्स भी भगा देते हैं कि डोग्सा उनके पीछे जाकर भी उन्हें मारने वाला था, पर उसे नोटिफिकेशन आ रहे थे कि उसके इनकार्नेशन फॉर्म उसकी लिमिट तक पहुंच चुके थे और उसका जो फेबल बग्स लेटर था उसे जबरदस्ती बंद कर दिया जाता है और डोग्सा उनका और पीछा नहीं कर पाता क्योंकि वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका था। पर तभी पीछे से चिल्लाता डोग्सा कहता है, बारन गैलेट, बारन साराबॉस और अर्ल मोकबा, जाकर अपने ड्यूक को ये बता देना कि अब तुम्हें दिन से डरना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सिटीजन्स तो काफी टाइम तक रात से डर बैठे थे और अब उल्टा ड्यूक की बारी थी दिन से डरने की। और उस नए दिन की चमकती सूरज की रोशनी के अंदर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो रुका हुआ टाइम फिर से चलना शुरू हो गया था और ये उनकी इस सिनेरियो में एक हिसाब से जीत थी, पूरी तरह की नहीं, पर जो हासिल उन्होंने हासिल किया था वो किसी ने भी पहले सोचा नहीं था। और वो लोग सभी खुश हो जाते हैं अपने इस रेवोल्यूशन से और बार बार चिल्ला चिल्ला कर रेवोल्यूशनरी यो जंगक्युक का नाम पुकारने लगते हैं, जिससे डोग्सा का इन्फ्लुएंस असली रेवोल्यूशनरी से भी पार जा चुका था और डोग्सा को एक फेबल भी प्राप्त होता है फेबल क्रिएशन कंडीशन को पूरा करने के लिए। और अब डोग्सा के सामने एक नया फेबल सिल्वर स्क्रीन रेवोल्यूशनरी शुरू हो जाता है, जो देखकर डोग्सा अपने मन में सोच रहा था, शर्म वाली बात है, काश मैं ये सीन बियांग और अपने चैनल के बाकी कॉन्स्टलेशन को दिखा पाता। कि तभी डोग्सा को नोटिफिकेशन आता है कि डोका भी एग उस फेबल पे रिस्पॉन्ड कर रहा था और फिर वो एग डोग्सा की कहानी को रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं उस एग के ऊपर एक हल्का सा क्रैक भी आता है और ये एग जल्दी फूटने वाला था। और तभी उस डेमन जैम के अंदर एक टेम्परेरी चैनल तैयार हो जाता है और सबसे पहले उस चैनल पे एंटर होने वाला कॉन्स्टलेशन डेमन किंग ऑफ सल्वेशन था ना। बट वेल आज के इस एपिसोड को तो यहीं पर खत्म करते हैं, काफी बड़ी वीडियो हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गोल रखते हैं पूरे 171 कमेंट्स का। और जैसा कि आपको पता ही है कि आप वीडियो को 3 बार हाइप कर सकते हैं तो 3 बार कर देना और साथ में आप डिस्कस कर सकते हैं कि इस एपिसोड में आपकी फेवरेट मोमेंट कौन सी थी। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय, गुड बाय, sayonara, जाना।